लोकपाल 1995 में आता। बैंकिंग संबंधित कोई शिकायत करना तो कहां जाकर कर सकते हैं? बैंकिंग लोकपाल। लेकिन आदमी शिकायत करता करता नहीं है। ओम्बड्समैन मतलब लोकपाल होता है। अन्ना लेकिन संरचना में सुधार के लिए एकदम याद रखना चाहिए। केलकर समिति आधारभूत ढांचा, बैंकिंग में सुधार नरसिंह समिति, बैंकिंग सुधार केलकर समिति। हाँ, पार्टनरशिप मॉडल केलकर समिति ने कहा आरआरबी की संख्या बढ़ेगी। आरआरबी में 3 पार्टनर होते हैं, केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और बैंक 35%। तो बताइए पीपीपी मॉडल केलकर समिति, संरचना बैंकिंग का सुधार नरसिंह समिति, और कौन है? घोष समिति, धोखाधड़ी रोकने के लिए। घोष समिति धोखाधड़ी, बैंकिंग में धोखाधड़ी होता है ना, तो घोष समिति धोखाधड़ी रोकने के लिए। सीवीवी नंबर दिया गया, ओटीपी नंबर दिया गया, पेटीएम एटीएम नंबर दिया गया, आपका उस पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया, ये तो उलट दिया गया, उलट नहीं जानना। समिति गोलपोलिया समिति बैंकिंग सुधार, ग्राहक सुधार, गोलपोलिया समिति ग्राहक सुधार, मतलब बैंक वाले कभी कभी ग्राहक सही बात करते हैं तो गुस्सा आ जाए, मतलब के लिए ग्राहक सुविधा के लिए समझा गया। घोष समिति धोखाधड़ी धोखाधड़ी, नरसिंह समिति संरचना, केलकर समिति पीपीपी मॉडल, और आरआरबी के लिए भी कौन था? केलकर समिति। अगला कौन है? बीमल जलान समिति, बीमल नए बैंकों के लिए परमिट, नए बैंकों को परमिट बीमल जलान, नए बैंक की परमिट बीमल। इसी तरह समिति गांव में वित्तीय सहायता, नचिकेता रूसा गांव में वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब बैंकिंग की सेवा को गांव तक पहुंचाना। समझ में नहीं? केलकर समिति, गोलपोलिया समिति, घोष समिति या बीमल जलान समिति, 5 को याद रखना आप लोग। नए बैंकिंग के लिए बीमल जलान, बैंकिंग धोखाधड़ी घोष समिति, बैंकिंग धोखाधड़ी, ग्राहक उपभोक्ता सेवा गोलपोलिया समिति, पीपीपी मॉडल केलकर, बैंकिंग संरचना नरसिंह समिति। समिति याद रहेगा। अब हम 24 पेज का भी होता है, हाँ फोन कर देगा उसको। गोलपोलिया समिति है ना, कस्टमर के लिए भी सोचो, एक फोन करने में क्या जाता है, तो फोन कर देगा वहां पे। आप चेक दिए क्या किसी को? बेहतर चेक, हाँ दिए तो ध्यान से किसी को दिखा ठीक क्या होता है? ऑर्डर चेक किसी के नाम पे भर दिया जाता है, खाली जगह नाम भर दिया। नाम क्या आपका? जैसे आदित्य है, क्या है? आदित्य। तो आदित्य साइड में इन्हें ढक ले, अब ऐसा ना मारे लगे, क्रॉस मार देना। क्या मार देना? क्रॉस। अब ये ऑर्डर चेक बदल गया क्रॉस चेक में। अब बैंक कहेगा कि सुनो आदित्य कुमार, आप ही के नाम पे ऑर्डर चेक है, लेकिन ये 21,500 हम आपको कैश नहीं देंगे। अब ये क्रॉस है, इसलिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अकाउंट नंबर 35, अकाउंट नंबर का मतलब आपका आधार कार्ड लिंक है, पैन कार्ड, उससे क्या होगा? ऑर्डर चेक। ऑर्डर पे क्रॉस मार दिया तो कौन सा चेक? क्रॉस चेक। कोई दिक्कत? कौन चेक? क्रॉस चेक। आगे बढ़े। कोई डेट डाल दिया, उसके 3 महीने तक कोई भी चेक को पैसा निकाल सकता है। समझा? जैसे 1 जनवरी को चेक करते तो 31 मार्च तक 3 महीने उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो बताइए ये चेक रहे, अगर 3 उसकी एक्सपायरी डेट कितना मान? 3 महीना बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो पैसा किसी का नाम दे दिया तो ऑर्डर चेक, क्रॉस कर दिया तो अकाउंट पे ही, क्रॉस किया तो अकाउंट पे ही, वो कहां जाएगा? अकाउंट में, अकाउंट में पैसा जाएगा वहां पे। समझा कि नहीं? जहां महीने तक एक्सपायर नहीं होता। तो जब आप यहाँ जो डेट लिखते हैं ना, इसके 3 महीने तक, अभी तो चेक समझा रहे थे ना, अभी डेट पे क्रॉस चेक। एक होता है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक कोई अलग से चेक नहीं होता है, यही चेक रख लीजिए, उसको दे दीजिए बैंक में, और आपको भौकाल दिखाने के लिए इसी 5 मार्च का चेक ले जाओ। तो आज का डेट छोड़ के नेक्स्ट डेट जब भी डाल दीजिए, क्या हो जाता है? पोस्ट डेटेड होता है। अब इसका कोई अभी समझ गया? आगे डाल दीजिए, उससे चेक एक्सपायर पे भी नहीं निकलेगा, बाउंस पे भी नहीं निकलेगा। तो एक्सपायर होना कोई अपराध नहीं है, बिफोर जमा करना कोई अपराध नहीं, बाउंस करना आर्थिक एनईएफटी और आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या गया? आरटीजीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों ही चेक्स के माध्यम से पैसे भेजने का एक रास्ता है। दोनों ही मतलब पैसे भेजने का एक रास्ता है। बैंक अकाउंट ए से किसी भी अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं, ये कोई भी बैंक में आप पैसा भेज सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है आपका एनईएफटी, क्या है? एनईएफटी, और दूसरा है आरटीजीएस में क्या है कि जैसे पैसा भेजेंगे धाम से पहुंच जाएगा, उसमें तुरंत पहुंच जाएगा, रियल टाइम। इधर मारा खटाक से पेमेंट मारा, उधर पहुंच गया, सबसे तेज पैसा पहुंच जाता है। आरटीजीएस तुरंत पहुंचा देगा। कौन? आरटीजीएस। जैसे डाले तुरंत पहुंचा देगा आरटीजीएस। एनईएफटी में क्या होता है ना, तुरंत नहीं ले जाता है, ग्रुप बनता है। ग्रुप जैसे आधा घंटा का ग्रुप बन जाएगा कि आधे घंटे में जितना पेमेंट आ रहा है सबको एक ग्रुप बनाओ, पूरा क्या करो? एक ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना के भेजो। तो उसके लिए ग्रुप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, आधा घंटा 1 घंटा क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। और जब ग्रुप आ जाएगा पूरा डिस्पैच होगा, एक ही बनेगा, क्या करेगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब टोटल एक के बाद क्या करेगा? सेटल कर। आइए ग्रुप बनाएगा। ग्रुप अब ग्रुप 5 अब लिख करके लिखा आरटीजीएस, 2 लाख से कम वाला एनईएफटी में डाल देगा, उससे ज्यादा किसमें डाल देगा? पता है आप लोग का पैसा किससे आता होगा? कि किसी का आरटीजीएस से आता है। ये हो गया। अभी क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आ चुका है, सीबीएस सिस्टम। किसी का पैसा किसी ब्रांच में जाइए, इस ब्रांच में रखिए, उस ब्रांच में निकाले। पहले बड़ी खोज किया था एटीएम की, जॉन सेफर्ड बार्नेस, जॉन सेफर्ड बार्नेस लिखा हुआ है मटेरियल में, कम से कम पढ़ा कर लो। जॉन सेफर्ड बार्नेस ने किया था एटीएम की खोज किया था। एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कोई जरूरी नहीं कि इससे पैसा ही निकले, इससे पानी बोतल भी निकल सकता है। जो पहले एसबीआई, सबसे पहले किसने दिया? एसबीआई एटीएम। अभी तो हर जगह एटीएम आ गया है। बता दिए थे कि अगर बैंक अपना है तो उसे बैंक एटीएम कहेंगे। अगर उसकी सिक्योरिटी या मनी डिपॉजिट की जिम्मेदारी, ये सब की जिम्मेदारी किसी थर्ड पार्टी को दिया है तो ब्राउन लेवल, और किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन कंपनी का एटीएम है ना जिसका बैंकिंग है, बैंक नहीं है, उसे व्हाइट एटीएम, व्हाइट लेवल, व्हाइट लेवल 2 टका। और दूसरा हो गया क्रेडिट कार्ड। यही तक पढ़ा था। अब दोनों में अंतर हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं। हम आपको बता दिए सिक्योरिटी के लिए सीवीवी नंबर पीछे जो होता है वो बताएंगे, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो आपके मोबाइल पे आता है वो भी नहीं, बस ओटीपी हो गया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो दोनों में अगर हम लोग देखें तो इसमें ये हमारे अकाउंट से पैसा निकालता है। क्या निकालता है? पैसा निकाल देगा यहाँ पे। अब इसमें रिस्क क्या है कि डूबा तो आपका पैसा डूबा, बैंक देगा पैसा, ये पैसा देगा बैंक। अब बैंक आपको पहले फिक्स कर रखा है कि आपको 20,000 से ज्यादा का लिमिट नहीं देंगे। समझ गया? किसी को 1 लाख की लिमिट है, समझ गया होगा? रुपए लिखा है बैंक भी, अब उसमें मीडिएटर को लगा देगा, बाकी काम जानते हैं। तो जैसे एसबीआई के लगाएंगे तो मीडिएटर है, तो अपन बैंक देख ले क्या है? मास्टर कार्ड, रुपए, समझ गया? किसी को दिक्कत? अब इसमें दोनों कोड होता है, एक जिसके पास है वो, आज आपको रीडिंग यानी जिसको कैश कराना है, दोनों मैच कर जाएगा, पेमेंट हो गया। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो यही कि हम जिस काम के लिए गवर्नमेंट आपको देगी, आप उसी काम में उसको रीडिंग करा सकते हैं, यानी उसे कैश करा सकते हैं। आप उसे दूसरे काम में यूज नहीं ले सकते। ये किसकी विशेषता थी? ई रूपी की। ई रूपी से एक चीज था कि करप्शन में थोड़ा बहुत अंतर आता है, यहाँ पर करप्शन दूर हो जाएगा ई रूपी से। हालांकि इसका प्रचलन बहुत कम देखा गया है ई रूपी का। अब क्यों नहीं किया गया डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी?
ई रुपया सीबीडीसी में क्या अंतर है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आपका नोट है ना सेम वही है, बट आप उसे इमेज ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तरह का समझिए कैश है, कैश में हम जेब से निकालते हैं दे देते हैं ना, उसमें इधर से एप्लीकेशन खुलेगा किसका? सीबीडीसी का। किसका एप्लीकेशन आएगा? सीबीडीसी। अब आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए, उससे 500 रुपया कहां भिजवा दीजिए? सीबीडीसी में। क्या ठीक है जी कि नहीं? भविष्य निधि, निधि माने धन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, यूएन नंबर, क्या हो गया? यूएन पैन नंबर नहीं, यूएन नंबर। प्रोविडेंट फंड, और अगर प्राइवेट है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ और ईपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ। समझ में? ये किसके लिए? सरकारी। ये बाकी कांसेप्ट क्या है? सेम कांसेप्ट क्या है? सेम। पीएफ अकाउंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पीएफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी उन्हें क्या करना पड़ता है? पीएफ काटना पड़ता है। इसमें क्या काटता है समझिए, इन दोनों से इसमें 10% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आप लोग रेगुलर जमा ही नहीं करा पाएंगे। इसी के लिए देता है कि आप इंडिविजुअल आदमी भरते रहो। यहाँ पे अब लेगा फॉर्म भरा गया, टिकट बुक हो गया, अभी वाला कोड दे देगा, या फिर आप फॉर्म भरे होंगे तो वाला कोड देगा, भरिए यहाँ पे। अब बहुत इसको देखिए नहीं पता। एक्सपेंडिचर का ईएक्स लिया, एक्स क्या था? एक्स। सबसे महंगा व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंस। किसी भी बिजनेस का सबसे महंगा एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस। सपोज आपको होटल खोलना है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो केवल सरकार में थी, अब प्राइवेट कंपनी में भी आ रही। बहुत सारे लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, हिटाची एसी कंपनी में, एलजी कंपनी में, होंडा कार की कंपनी में, टोयोटा कार कंपनी में, लाखों लोग काम कर रहे हैं। इसमें काम हो रहा है कि नहीं रहा? इन लोगों को लिबरलाइजेशन सरकारी और हस्तक्षेप होता है। लिबरलाइजेशन पंजाब को अदानी को चमका के देखे। अब विदेशी कंपनियों को जब भारत में लाए तो उसे कहा गया वैश्वीकरण। क्या कहा? वैश्वीकरण। वैश्वी अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ नहीं हुआ? ग्लोबलाइजेशन बढ़ावा देने के लिए हमने किसे खत्म किया? लाइसेंस। क्या लाए? सेल। सेल में तो भारत में व्यापार करना होता है, और फ्री ट्रेड जोन में कभी कभी क्या कहते हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तुम भी चले जाओ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तुम भी चले जाओ फ्री ट्रेड जोन में। कहां चले जाओ? फ्री ट्रेड जोन। अब तुम भी इंटरनेट का धक्का यूज करो। समझ गया? भारत में निकल गया फ्लिपकार्ट। आ गया कि नहीं आ गया? फ्लिपकार्ट प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब लाया गया? 1991 में। बताइए, ग्लोबलाइजेशन अच्छा समझ में आ गया? प्राइवेटाइजेशन, कैपिटल, कैपिटल गेन। ये भी दो टाइप का, लॉन्ग टर्म में कम टैक्स है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स। गिफ्ट टैक्स बता दिए थे, जिसे मिलेगा वही देगा गिफ्ट टैक्स, देने वाला नहीं देगा। ऑलरेडी वो गिफ्ट दिया हुआ है, जिसको मिला स्टेट। क्या कहेंगे? स्टेट। रियल एस्टेट, क्या कहेंगे? रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का मतलब क्या है? बिल्डिंग निर्माण। अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, स्टेट में काम किया तो स्टेट टैक्स भी लगता है। जैसे आप जमीन खरीदिएगा, तो जैसे कोई जमीन का प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 हो जाएगा, 4% सेस ले लिया जाता है। सेस इसीलिए लिया जाता है कि सरकार कुछ काम करे, कुछ फिक्स काम के लिए लेती है। जैसे गंगा की सफाई के लिए सेस का एक अच्छा ये है कि जिस चीज के लिए लेगा उसी पे खर्च कर सकता है, नहीं तो सीएजी उनको नाप देगा। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का सबसे सेस लिया गंगा की सफाई के नाम पर, और कोरोना का वैक्सीन लगवाते हैं, वहां लगा सकती है। लेकिन सेस का पैसा जिस काम को बोल के बोला गया उसी काम में दिया जाएगा। लाइव वाले लोग समझो ध्यान से, नहीं समझे? हां, सेस जो है वो टैक्सेबल इनकम पे लगता है या टैक्स पे लगता है? टैक्सेबल इनकम से उसका मतलब नहीं है। टैक्सेबल इनकम से मतलब नहीं है, तो किस पे लगा? टैक्स ऑन टैक्स। समझ गया? एक एग्जाम में पूछा था कि टैक्स ऑन टैक्स किसे कहते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था गैर कानूनी, तो मार दिया तो गैर कानूनी। टैक्स पे टैक्स लगता हो, हां, सेस लगता है किस पे? टैक्स पे टैक्स। टैक्स पे टैक्स क्या करा? सब लोग जो टैक्स दिया, जो टैक्स दिया उतना ही फिर देगा सेस। लेकिन गनी बस अच्छा ये है कि भगवान का कृपा है कि जो सेस लिया जाता है ये हेकरा पे लिया जाता है। कहां पे? यहां पे टैक्स पे लिया। अगर ये तो यहां लेता, चलिए सरचार्ज। सरचार्ज ये केवल अमीर लोगों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? अमीर लोगों से। अगर कोई व्यक्ति 10,000 टैक्स दिया, कहा अरे नॉर्मल आदमी है, 4% सेस ले लो, इसी का 4% सेस ले लो, छोड़ दो इसको। देखो बाप, एक ऐसा लूट का बहुत पैसा है। 50 लाख रुपए टैक्स देंगे तो 4 सेस तो छोड़ना नहीं है उनको, 2 रुपया देंगे तो सेस लेगा। और अगर 50 लाख से ज्यादा टैक्स दिए, कहेगा आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप 50 लाख टैक्स दिए हैं तो कितना करोड़ कमाए होंगे, छोड़िए उसको, उस पे तो हम ले ही लिए हैं टैक्स। आपको 50 लाख है, एक काम कीजिए 10% सरचार्ज दे दीजिए। 10%। अरे सुनो अभी, वो तो बहुत ज्यादा। अगर 50 सेस तो जान लेके लेगा आपसे, लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा दिए हैं तो क्या लेगा? 10%। और अगर आप और मेहनत किए हैं और कमाए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा दिए हैं टैक्स, 20%। अरे सुनते तो जाओ, अभी कहां से ज्यादा कमाए हैं तो 37% दे दो। कौन टैक्स कहते हैं? अरे भैया इधर से लेगा तो जान ले लेगा इसका। तो टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ये तो समझ में आ गया कि ये इनकम पे नहीं लगता है, टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। किस पे लगेगा? टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। खर्चा पे खर्चा काटना पड़ता है कि नहीं काटना पड़ता? खर्चा काटना पड़ेगा आपको। किसी को लिए कई चीजें इसके साथ एप्लीकेबल हो जाती हैं। इनकम टैक्स जितना दीजिएगा, इनकम टैक्स ये आईटीआर किस पे लगेगा? टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम हम लोग एक्सपेंस और लागत हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। जो टैक्स का अमाउंट आता है, सपोज कीजिए कि कोई 1 लाख रुपया कमाया, कितना कमाया? 1 लाख, हमने इस पे लगा दिया 10%। अभी फिर बोलते हैं कि खपरने वाले लोग इस पे मत जाना, ठीक है? 10,000। उसके बाद लगता है सरचार्ज। सरचार्ज ये भी किसका लगेगा? टैक्स का। अभी 10% लगता है, 15% भी लगता है, अलग अलग भी लगता है। 50 लाख से ज्यादा हो गया तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 15%, और भारत में निकलता है शेष। अच्छा, ज्यादातर लोग के ऊपर सरचार्ज 0 होता है, समझो ध्यान से। ज्यादातर जनसंख्या पे हमारे यहाँ सरचार्ज क्या होता है? 0। देखो पकड़ लिया, बतिया नहीं होता है 0, क्योंकि वो सुपर रिच नहीं है। नियम तो यहाँ पे भी सरचार्ज 0 ही था, क्योंकि 50 लाख के बाद ना सरचार्ज लगता है। लेकिन आपको कैलकुलेशन आ सके इसलिए हम आपको बताएं, सरचार्ज यहाँ भी क्या नहीं है। अब टोटल बताओ, 50,000, 55,000, समझ गया? यानी अगर कोई व्यक्ति अपना खर्चा निकाल दिया, अपना एक्सपेंस यानी खर्चा निकाल दिया, लाख 50 लाख हुआ कि नहीं? किसी का 20,000। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये क्या लेगा? इनकम टैक्स रिटर्न लेना ना। आईटीआर डिपार्टमेंट कौन है? आईटीडी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ा जाएगा। अरे क्यों बोलो? 1 लाख, 10,000, 5 लाख है कि ना? ये कहा सब कि हम इनको नहीं पकड़ सकते, हम इन्हें नहीं पकड़ सकते, लेकिन एकरा हम पकड़ लेंगे, एकरा हम पकड़ लेंगे। कहेगा टीडीएस दे, टीडीएस तुम पकड़ टीडीएस, ठीक है? ये हमारा जान खा जाएंगे आप। आईटीआर लेवे की है, सेस, तो तुम एक काम करो, जितना सैलरी देना है दो, बस उसको 90% सैलरी दो, 10% हमको दो, समझे? तो तुरंत इनकम टैक्स बोला अंदर।
और वहां कहना हमारा 10,000 दीजिए, वहां जाके आप कहिएगा कि हमारी कंपनी हमको 1 लाख देती थी, अब 90 दी है, 10,000 कहिए आपसे लेने के लिए। हाँ, तुम ही को तो खोज रहे थे तुम ही को तो खोज रहे थे, आ जाओ आप नहीं पड़ता। कंपनी को वैसे भी 100% सैलरी देनी थी ना, 90% एम्प्लॉय, 10% टीडीएस, 90% 10% टीडीएस, इसी को कहते हैं टैक्स डिडक्शन। मतलब टैक्स को काट लो, टैक्स डिडक्शन, टैक्स को काट लो, नॉट एम्प्लॉय। सुनो ध्यान से, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां से निकला ना वहीं काट लो, वहीं पे काट लो। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। हम लोगों को महीने में 1 से 5 तारीख के बीच में एम्प्लॉइज को सैलरी डाल देना है। कितना परसेंट? 90%। अमीर गरीब से मतलब नहीं, क्या देंगे? शेष। दोनों में अंतर क्या है? शेष जो लिया जाता है आपको बता दिया जाता है किस काम के लिए ले रहे हैं। सरचार्ज सरकार नहीं बताएगी, चाहे जहां खर्चा करना चाहे। आईटीआर भी सरकार नहीं बताएगी, चाहे जहां खर्चा करना चाहे। मन करे तो नेपाल को गिफ्ट में दे देगी आपका आईटीआर का कोई पैसा। हम लोग देखते हैं ना किसी राहत करा दे, क्या जमा करा दे? टीडीएस जमा करा दे। टीडीएस कोई टैक्स है? बल्कि किसी व्यक्ति को जब हम पेमेंट देते हैं तो उसका 10% पेमेंट किसके पास देते हैं? सरकार के पास जमा करा देते हैं, उसका पैन नंबर के साथ। और उसको देते हैं कितना परसेंट? 90%। अब उसके पास अगर खर्चा काट के आएगा, ये 10% लेने के लिए किसके पास आएगा? सरकार के पास। ऑटोमेटिक सरकार पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बना के रखी है, कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, तो टोटल को 22,000 देना होगा या बस 12,000, क्योंकि उसकी कंपनी ने, किसने? कंपनी ने पहले कितना जमा करा रखा? टीडीएस के रूप में क्या जमा करा रहा था? 10,000। टीडीएस के रूप में कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कौन सा टैक्स? हिंदी में निगम कर या अंग्रेजी में कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। कौन टैक्स? कॉर्पोरेट। उपहार भी बता दिए थे हिंदी में गिफ्ट टैक्स, अंग्रेजी में गिफ्ट टैक्स। और क्या बता दें? हां, पूंजी लाभ बता दें। कैपिटल गेन, आप कहीं पर पैसा लगाए फायदा हो गया, वो क्या हो जाता है? कैपिटल गेन हो जाता है आपका, बैंक में रखें ब्याज मिला, वो कैपिटल गेन हो गया कि नहीं हो गया? जो मृत्यु के बाद जो संपत्ति अपने नाम पे चढ़ाने जाएगा ना, उसको देना पड़ेगा कृषि कर। जिसकी खेत है वही ना देगा, नहीं तो भू राजस्व। भू राजस्व, भू राजस्व क्या है? डायरेक्ट है, आपके खेत के बदले कोई दूसरा टैक्स देगा, जिसके नाम पे उसी को देना होगा। यहाँ पे लगता है या फिर लिखाई उखाई संपत्ति खरीदिएगा बेचिएगा, कंपनी खरीद बिक्री करेंगे तो लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो ये सब तो छोटा छोटा थे सब डायरेक्ट में। डायरेक्ट में दो, एक बड़का कौन था? आईटीआर। इधर लिख दे इनकम आईटीआर, हो गया। इसी में 3-4 को फिर में याद रखना है, शेष, सरचार्ज, टीडीएस, टीडीएस क्या रखना है? टीडीएस वगैरह रखना है, यही ना बता दिए थे। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, लेवी का मतलब होता है टैक्स। तो जब भी ड्यूटी सब सुनिएगा तो क्या समझेंगे? टैक्स। तो पहले बनाने में क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। कौन ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी। उत्पादन शुल्क क्या लगता था? उत्पादन शुल्क, शुल्क उत्पादन कर, उत्पादन शुल्क। समझ गया? बेचने जाइएगा तो लगेगा सेल टैक्स। क्या लगेगा? सेल टैक्स। क्या लगेगा? सेल टैक्स। बेचने जाएंगे तो क्या लगेगा? सेल टैक्स। ऑनलाइन वगैरह क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। जैसे सामान बेच दिया तो क्या लगेगा? सेल टैक्स। रेस्टोरेंट में किसी को बेचा थोड़ा जाता है, क्या लगेगा? सेल टैक्स। नहीं है सर्विस टैक्स। समझ गया कि नहीं? ड्यूटी का मतलब क्या होता है? टैक्स। विदेश से मंगाए तो कस्टम ड्यूटी, जिसे इंपोर्ट टैक्स कहते हैं, क्या कहेंगे? इंपोर्ट टैक्स। या फिर कस्टम ड्यूटी, क्या कहेंगे? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स क्या कहेंगे? कस्टम ड्यूटी। हम इस पूरी जो था ना पुरानी फिल्म में जीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी। अब कुछ यूनियन टेरिटरी है उसको कहेंगे यूटीजीएसटी। जैसे दिल्ली केंद्र शासित है तो इसे यूनियन टेरिटरी कहेंगे ना। अब देखो सीजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लेके ही जाएगा। ये तीनों जीएसटी में से ये तो लगना फिक्स है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी एसजीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। समझ गए ना? इन दोनों में से हम कोई चीज 100 का सामान बनाए, सपोज कीजिए हम एसी बनाए तो एसी लग्जरियस चीज है, कितना परसेंट? या फिर हम अगर कोई लग्जरियस पंखा बनाए 18%, लग्जरियस नहीं है, कितना है? 18% लगा दिया यहाँ पे, तो इसका 9% कौन ले जाएगा? परसेंट एसजीएसटी बढ़ जाएगा दोनों में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सिंपल है कि नहीं है? आप बताइए, कोई भी रेस्टोरेंट जीएसटी का बंटवारे का रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का। और किस राज्य को देना? स्टेट बदले तो कौन से चल जाएगा? आईजीएसटी। ऑनलाइन गए तो सेम स्टेट प्रोडक्शन सेम स्टेट सेल, सी और एस, सी और एस। ये तो बिना मतलब का चीज है यूटी। अरे भैया सी और एस, सीजीएसटी एसजीएसटी। किसी राज्य में उत्पादन किया दूसरे राज्य में बेच दिया, आई सीधे बेच के खत्म कीजिए, आई बेच के खत्म कीजिए। ऑनलाइन लिए, ऑनलाइन आईजीएसटी लौटाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। किस आधार पर लौटाएगी? हाँ, जहां समझ में, हर स्टेट का अपना अलग अलग क्या करता है? कोड लगा देता है जीएसटी का। समझ में? तो कितना 15 अक्षर का क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। हम अभी इस पर चर्चा करते हैं। देखिए इनकम हुआ 1,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। जीएसटी में और इनकम टैक्स में एक बेसिक अंतर समझिएगा। मेरे यहाँ 1,000 रुपए की रसीद कटाई गई, कितने की? 1,000। क्या वो 1,000 पूरा मेरा प्रॉफिट है? उसमें स्टाफ की सैलरी है। जीएसटी को क्या कहता है? डेस्टिनेशन जीएसटी। कौन सा जीएसटी? डेस्टिनेशन जीएसटी। बिजली बिल पर पेनल्टी क्यों लगता है? देखिए अब ये बताइए, इस 10 में से 2 को बिहार में बेच दिए तो सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी और बच गया 8 को, 3 को बेचे झारखंड में, आई 5 को बेचे ऑनलाइन, आई हम कहते हैं आई। जब भी आप जीएसटी पे करते हैं तो उसपे उस जिस इंसान को आपने दिया है उस इंसान का एक जीएसटी नंबर होता है। कितने अक्षर का होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 अक्षर। उसका पहला 2 अक्षर राज्य का कोड बता देता है। तो वहां सरकार को कोई टेंशन नहीं है कि कहां आपका जीएसटी है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है। बिलिंग पे ही लिखा रहेगा वहां पे आपका जीएसटी नंबर। समझ में नहीं आया? एडमिशन कराएं आप लोग। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लाया था, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस। हम लोग का जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा मॉडल है। सबसे हम लोग का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल। दुनिया में सबसे हाई रेट भारत का ही है। सबसे जीएसटी का हाई रेट कहां है? भारत। दुबई में टैक्स जो है 5% है, सिंगापुर में 5%। शुरुआत का 2 अक्षर आपका स्टेट कोड बता देता है, बीच का पैन कार्ड, बीच का पैन कार्ड, और उसके बाद बिजनेस 15 अक्षर का है। जीएसटी होते हैं 35 लोग। कितने लोग? 35 लोग होते हैं। कंप्लीट यूनियन टेरिटरी नहीं लेती है, लेकिन दिल्ली, पांडिचेरी और जहां विधानसभा है, कहां है? जहां विधानसभा वित्त मंत्री 28 जन तो यही लोग हैं, हो गया ना? अब यूनियन टेरिटरी में देखिए, इनमें 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है ना विधानसभा जी, सारी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन कौन? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 को। यूनियन टेरिटरी में कौन कौन? पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। कितना हो गया? अब देश की वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री एक है, और वित्त मंत्री में ये देखेंगे राज्य वित्त मंत्री, राज्य मंत्री। कौन मंत्री? राज्य मंत्री। वित्त मंत्री के ही असिस्टेंट को, सहयोगी को क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री। जोड़िए, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल सारे डिसीजन कहां लिए जाएंगे? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीएन, जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने अक्षरों का?
कितने अक्षर का? 15 अक्षर का। शुरुआत में आपका स्टेट कोड होता है, उसका पैन कोड होता है। आप जिस स्टेट के हैं उसके 2 अक्षर का एक स्टेट कोड होगा, फिर आपकी कंपनी का पैन नंबर होगा, फिर आपका बिजनेस किससे जुड़े हैं, नेचर, आपके बिजनेस का नेचर होगा। समझ में कि नहीं आएगा? जैसे जितना लोहा व्यापारी होंगे उनका यहाँ का नेचर सेम होगा, पैन कार्ड अलग अलग होता है सबका, और एक ही उत्पाद शुल्क क्या कर दिया गया, समाप्त हो गया। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? हाँ, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। चौथा संशोधन था 101 और विधेयक 122, विधेयक 122 संशोधन। बताइए जीएसटी पंजीकरण में कितने नंबर का जीएसटी नंबर? पहला 2 अक्षर, बीच वाला 10, लास्ट का 3, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। जीएसटी चोरी करेंगे कितना साल जेल जाएंगे? हमारा जीएसटी किस मॉडल पर है? हाँ, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। हम लोग का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। देखिए अब कुछ देखते हैं हम लोग आगे, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, इसे हम क्या कहेंगे? सीमा शुल्क। अगर कोई चीज विदेश से लाते हैं तो क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क लगेगी, कस्टम ड्यूटी। अब आप देखिए, जैसे कोई कंपनी है, कार बनाती है, तो नितिन गडकरी साहब के डिपार्टमेंट में आएगी, तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी गाड़ी डायरेक्ट विदेश से बन के आएगी तो हम उस पर 100% टैक्स लगाएंगे। हम उसमें क्या लगाएंगे? 100। अब जीएसटी में 100% लगा कैसे सकते हैं? 28% जीएसटी है, बाहर रख दो। जीएसटी में रहेगा तब ना जीएसटी का मैक्सिमम रहेगा, और जीएसटी के बाहर कर देंगे तब अब तो मजबूरी में लगेगा उसके ऊपर। तो अगर कोई भी 4 व्हीलर डायरेक्ट आप विदेश से ऑर्डर कीजिएगा तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगाएगा, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी 100% का। जैसे 1 लाख का गाड़ी लगाएंगे तो खरीद रहा है। ये चलैया समिति कर सुधा, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर, केलकर समिति प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति अप्रत्यक्ष, एलके झा समिति अप्रत्यक्ष। नहीं आती हैं आप लोग। ए बबुआ गधों, ये कौन खाता बाबू? चालू खाता, चालू खाता। और एक होता है पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता। अब यहां समझो बाबू, खाता का मतलब बैंक अकाउंट नहीं होता है, खाता का मतलब होता है लेखा जोखा। वो पूरा एक बुक है, रिकॉर्ड बुक है खाता का मतलब। लेकिन जैसे खाता आता है आप सोचते हैं पासबुक वाला खाता, वो भी एक तरह पूंजीगत खाता हो गया, कैपिटल अकाउंट। यहां पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजों को रखते हैं। इसमें 3 चीजों को रखते हैं। हम जितने सामान खरीदे, कितना सामान खरीदे, कितना सामान बेचे, ये सब किसमें रखेंगे? चालू। कितनी सेवाओं को खरीदे, कितनी सेवाओं को बेचे, किसमें रखेंगे? चालू खाता। किसमें? चालू खाता में। सेवा समझ गए ना? हमारे पास जो भी पैसा है वो सामान बेच के या सेवा? सेवा। किसका है? सामान पूंजी बेचे ने बकलवा कहीं का। जितनी चालू खाता में हम किसमें है? सेवा से। अच्छा किताब वाला वस्तु, किताब में प्रॉफिट भी नहीं होता हम लोग का, 1% टोटल प्रॉफिट। और ये हो गया ऐड, क्या हो गया? ऐड हो गया, ऐड। अब देखिए वस्तु दिख जाती है इसलिए इसे कहते हैं दृश्य मद। क्या कहेंगे? मद मतलब सामान, मद मतलब सामान, ये दिखने वाला सामान। और ये सेवा तो दिखता नहीं है, अदृश्य मद। क्या हो गया? अदृश्य मद। और ये होता है एक पक्षीय भुगतान, एक पक्षीय भुगतान, एक पक्षीय भुगतान। अब बताइए सहायता जो होता है एक ही पक्ष देता है, दूसरा पक्ष रिसीव करता है। गिफ्ट एक पक्ष देता है, दूसरा पक्ष रिसीव करता है। तो टोटल ये 3 टाइप के, दृश्य मद, अदृश्य मद, एक पक्षीय भुगतान। समझा कि नहीं? अभी बताइए नेपाल को हम लोगों ने भूकंप के समय कोई पैसा दिया, वो पैसा पहले बताइए पूंजीगत खाता से जाएगा, चालू खाता। अब चालू खाता में कहां से जाएगा? एक पक्षीय भुगतान। किसे जाएगा? एक पक्षीय भुगतान। समझा कि नहीं? किसी को देखने आगे रहता है, हमेशा हम लोग मदद करते रहते हैं। मालदीव पे पानी टंकी में आग लग गया था, पानी समुद्र का पानी नहीं पी सकते, बहुत गंदा, और क्या बेचते हैं? सेवा खरीद बिक्री, अदृश्य। इससे एकदम फेमस क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा चालू खाता के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी। इस ए पे रहता है दृश्य मद, बी पे रहेगा अदृश्य मद, सी पे रहेगा एक पक्षीय भुगतान, डी पे रहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, एफडीआई। वो किसमें जाता है? पूंजीगत खाता। एफडीआई किसमें जाता है? पूंजीगत खाता। सीधे चालू खाता में कौन नहीं आएगा? ऑप्शन डी, दृश्य मद। समझ आ रहा है? बताइए आप और हम लोग कौन सा व्यापार करते हैं, दृश्य मद या अदृश्य मद? हाँ, अदृश्य मद। पर्यटन, अदृश्य मद। आया घूम के चल गया, आपको पता नहीं चलेगा, आया घूम के चल गया, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन पैसा देके गया कि नहीं दिया आपको? तो पर्यटन में भी अदृश्य मद में बहुत पैसा होता है। पर्यटन में पर्यटकों को हम लोग बस ये चाहते हैं कि बस डी एफ आई आई। देखिए फॉरेन की कंपनी जो होती है सब, बहुत सपोज कीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपया है, कितना? 100 करोड़ या 500 करोड़ रुपया। अब यहाँ पे ना ब्लॉक बनाएगा, ब्लॉक ए बी सी, लेबर से काम कराने का तरीका पता ना एनओसी लेने आता है, ना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपकी कंपनी में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी ले रही है तो उसे क्या कहेंगे? एफडीआई। तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कम लिया तो एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ज्यादा ले लिया तो 12% एफडीआई, 100% एफडीआई, 3% एफपीआई, 3% 9%, 9.99। हाँ, एफपीआई, एफडीआई नहीं। 10% से अगर कोई कंपनी की हिस्सेदारी कम है तो कंपनी जो भी डिसीजन लेती है उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें उसको बाहर कर सकते हैं, नहीं कमरे के बाहर। कंपनी के जो भी डिसीजन होते हैं अगर 10% से ज्यादा हिस्सेदारी है तो आपको डिसीजन में रखना अनिवार्य हो जाएगा। और ऐसे अगर नहीं रखे हैं, 10% से कम है, तो डिपेंड करेगा कि एग्रीमेंट में लिखा था कि नहीं लिखा था, आपका रिलेशन कैसा है कंपनी से। अब एग्रीमेंट में लिखा संस्था इन्वेस्ट कर दे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे वर्ल्ड बैंक ले आ दे, आईएमएफ ले आए, या कोई ऐसी संस्था ले आ दे, तो क्या हो जाता है? एफआईआई। देखिए आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, आईएफ का मतलब फॉरेन है। कम आएगा तो पोर्टफोलियो, ज्यादा आया तो डायरेक्ट। और इंस्टीट्यूट कोई संस्था लाया तो एफआईआई। तो ये कौन लाता है? कोई संस्था, कोई भी संस्था ला सकती है। समझ गया? या सरकारी संस्था, नासा उसका सरकारी है, तो समझ गया? तो कोई संस्था का आ गया तो एफआईआई। तो कितने तरह का इन्वेस्टमेंट? एफपीआई, एफडीआई, एफआईआई, एफआईआई, एफपीआई, एफडीआई, एफआईआई, एफआईआई, एफआईआई। समझ गया कि नहीं? सबसे अच्छा होता है एफडीआई, सबसे अच्छा। अब हम लोग ने फ्रांस की वो कंपनी से कहा सैफ्रॉन से, क्या इंजन बनाओ, तो आ रहा है इंजन बनाने। आइला से पहले ना हम जनरल इलेक्ट्रिक आते के साथ करा कि 80% टेक्नोलॉजी हम भारत में ही बनाएंगे। क्या हो 80% तो पहले दिन कॉपी हो गया, और 20 भारत में ले आए यहाँ 20%। कम है फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई संस्था इन्वॉल्वमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये बताइए 10% से क्या है? कम है, हम ना लिखेंगे अब रहता है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। और हम करते हैं दोनों चीज करते हैं। एक्सपोर्ट को कहते हैं निर्यात, हम यहाँ से निर्यात कर दिए। इंपोर्ट को कहते हैं आयात, हम बाहर से किसी आयात। ये दोनों चीज हर देश करते हैं। लेकिन आप बताइए अगर हमने 100 रुपया का निर्यात किया है, 100 रुपया का क्या किया? निर्यात किया, और वापस मंगाए हैं 80, क्या है? 80। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम एक्सपोर्ट किए हैं कितना। तो हम जब ट्रेड बैलेंस निकालने जाते हैं, ट्रेड बैलेंस तो हमने कितना का एक्सपोर्ट किया है माइनस कितना इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किए थे 100 रुपया का और बाहर से इंपोर्ट किए थे 80।
तो हमारे पास ट्रेड बैलेंस है 20। अगर ये पॉजिटिव आया तो अच्छा साइन है, पॉजिटिव आया तो अच्छा साइन है, और अगर नेगेटिव आ गया तो बहुत गड़बड़ साइन है। चाइना के साथ हर साल ट्रेड डिफिसिट रहता है, ट्रेड डिफिसिट होते रहता है चाइना के, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे चाइना को अगर हम देखेंगे तो हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट कितना कर पाते हैं, मुश्किल से $20 $20 बिलियन, और हम वहाँ से इंपोर्ट कितना करते हैं, लगभग $49 बिलियन। आप इसे 50 लिख देते हैं, लगभग 50 बिलियन। अब दो चीजें ध्यान से देखिए, मेरी और ध्यान से समझ, टोटल ट्रेड कितने का हुआ, 180 का। जब हम ट्रेड बोलेंगे सर आपको ट्रेड कहेगा तो दोनों ऐड होगा, दोनों के बीच में हम लोग का व्यापार कितने का हुआ था भैया, बेचे थे हम और उधर से खरीदे थे 100। इसी तरह इंडिया और चाइना के बीच में टोटल ट्रेड देखेंगे तो लगभग $70 बिलियन। दोनों जोड़ देंगे, ट्रेड में हमें क्या करना होता है, दोनों जोड़ना होता है। लेकिन अगर हम ट्रेड बैलेंस देखें, क्या देखें, ट्रेड बैलेंस, तो हमने कितना का एक्सपोर्ट किया माइनस कितना मंगाया, इंपोर्ट किया। एक्सपोर्ट बताइए कितना का किया, इंपोर्ट मंगा लिए -3। जब ये निगेटिव जाता है मतलब लॉस में है, नेगेटिव जा रहा है मतलब लॉस में है। हमें ज्यादा दूसरे को बेचना है, दूसरे को क्या करना है, बेचना है, ज्यादा क्या करना है, बेचना है। लेकिन चाइना के टाइम पे हम लोग को बहुत ज्यादा ट्रेड में लॉस होता है। तो बताइए टोटल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस दोनों निकाल सकते हैं। इस घाटे को हम ट्रेड डिफिसिट या व्यापार घाटा कहते हैं। यहाँ ₹20 का व्यापार फायदा हुआ और यहाँ देखेंगे $30 बिलियन का व्यापार लॉस हुआ, ट्रेड डिफिसिट व्यापार घाटा हुआ। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा किस देश के साथ है, भारत का। हिल्टन यंग आयोग नाम था उसका, हिल्टन हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग 1934 में गठन किया गया हिल्टन यंग आयोग। और यह आयोग जो था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को गठन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 1 अप्रैल 1935 को किसका गठन कर दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया। किसका गठन हुआ बाबू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया, हिल्टन यंग आयोग। अरे 1 जुलाई होगा जी, भारत में आरबीआई का गठन कर दिया जाए तो हर एक बैंकों पे नजर रखे, कहीं बैंक में पैसा लेके मत भाग जाए, बैंक के पैसा लेके भाग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता। अब ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है इस सबके बाद में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी आरबीआई के गवर्नर देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ। और जब भारतीय गवर्नर बनाए गए तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और वर्तमान में बताएंगे आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। चलिए अब बताना चालू करेंगे, फटाफट बताइएगा मुझे। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया, सबसे पहले बताइए आयोग, हिल्टन यंग आयोग 1934 होती है। बताइए स्थापना 1935, स्थापना 1935। आयोग ने सिफारिश कब किया, 1934, स्थापना 1935, स्थापना 1935। स्थापना उनसे गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, लेकिन ओसबर्न स्मिथ अंग्रेज थे, 1935 में देश गुलाम था। उसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और देश आजाद हो गया। और स्वतंत्र भारत में जब हुआ तो हम लोग के पहले गवर्नर जनरल बने जो सीडी देशमुख बने, और पहले वर्तमान समय में अभी के समय जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इवन के मनमोहन सिंह भी गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए। मनमोहन सिंह भी गवर्नर थे लेकिन क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। आगे बढ़ जाए, 1 अप्रैल लेखा वर्ष हम देखेंगे तो जुलाई आएगा, लेखा वर्ष जो आएगा वो क्या आएगा, जुलाई आएगा। अभी हम लोग उस पर नहीं जाते, पहले ये बताइए ओसबर्न स्मिथ पहले गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग आरबीआई के बारे में। 35 में आरबीआई की गठन हो जाता है। अब आरबीआई को कंट्रोल कैसे कीजिएगा, वो कितने हैं, 4 हैं। बताइए आरबीआई के रीजनल कितने हैं, 4। आरबीआई के बताइए रीजनल डायरेक्टर, रीजनल हेडक्वार्टर कितने हैं, 4 हैं। रीजनल कितने हैं, एक है दिल्ली में है, दिल्ली, एक दिल्ली में हो गया रीजनल हेडक्वार्टर, रीजनल है। एक दिल्ली हो गया, एक मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। बताइए रीजनल डायरेक्टर कितने हैं। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं होगा बाबू, वीडियो डाउनलोड करने के हेड ऑफिस कहां है, तो हेड ऑफिस भी मुंबई में है। तो याद ध्यान रखिएगा मुंबई में आरबीआई के 2 ऑफिस है, एक थोड़ी दूरी पे है वो रीजनल ऑफिस है, वो आधे काम को देखता है, और एक हेड ऑफिस है। तो हेड ऑफिस अलग है, रीजनल ऑफिस अलग है। और रीजनल ऑफिस का अपना जोन है, इतने एरिया को ये वाला देखेगा, ये वाला एरिया को इधर का डिपार्टमेंट देखेगा, इधर वाला एरिया को ये देखेगा। अब जैसे ये नॉर्थ इंडिया को पूरा कौन देखेगा, दिल्ली डिवीजन देखेगा। ईस्ट इंडिया को ये पूरा इसको कोलकाता से कंट्रोल किया जाएगा। साउथ में जितने हैं चेन्नई से किया जाएगा, वेस्ट से जितने हैं मुंबई से किया जाएगा। तो आरबीआई ने पूरी कंट्रोल रखने के लिए हमको कितने भागों में बांट रखा है, 4 भाग में। बताइए नॉर्थ में कंट्रोल कहां से किया जाता है, दिल्ली से। साउथ में कंट्रोल किया जाता है चेन्नई से, ईस्ट में किया जाता है कोलकाता से, वेस्ट में किया जाता है मुंबई से। टोटल कितने रीजनल हेडक्वार्टर है, रीजनल कितने हैं, इन चारों के ऊपर हेडक्वार्टर मुंबई। तो मुंबई में 2-2 क्वार्टर, मुंबई में 2-2 हेडक्वार्टर, एक है रीजनल हेडक्वार्टर, एक है वेस्टर्न जोन का, और एक पूरा सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है। तो बताइए मुंबई में तो 2 हो गया। तो ये जो रेड कलर से मुंबई में लिखे हैं ये इस पूरे कंप्लीट इंडिया पे नजर रखता है। तो बताइए आरबीआई का हेड ऑफिस कहां है, मुंबई में है। आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई का रीजनल ऑफिस की संख्या 4। अब आरबीआई जैसे इतनी बड़ी संस्था को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, बोर्ड मेंबर। क्या चाहिए, बोर्ड मेंबर। टोटल कितने इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे, 21 लोग बैठते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन। सबसे पहले ये वाला देखते हैं कि इसके गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर एक है शक्तिकांत दास। उसके बाद आरबीआई के पास डेप्यूटी गवर्नर है, क्या है, डेप्यूटी गवर्नर 4 लोग हैं। ये कहां बैठते हैं, ये मेन हेडक्वार्टर में। तो बताइए आरबीआई का जो मेन हेडक्वार्टर है उसमें कितने हैं डायरेक्टर, 4। एक मेन डायरेक्टर है और एक डिप्टी डायरेक्टर है। डिप्टी डायरेक्टर 4 और मेन हेडक्वार्टर में 1 बंदा। तो टोटल हेडक्वार्टर में 5 लोग बैठ गए। एक गवर्नर हो गया शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर हो गए 4 आदमी। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है, डिप्टी गवर्नर 4 आदमी। 4 रीजनल ऑफिस, रीजनल डायरेक्टर जो रीजन के अलग अलग रीजन के रीजनल डायरेक्टर हैं वो कितने हैं, 4। हर एक जगह पे 4। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये 5 तो बैठेंगे हेडक्वार्टर में, 5 किसमें बैठेंगे, हेडक्वार्टर में। हो गए 9 लोग। अब देखिए सरकार द्वारा नामित होते हैं। सरकार द्वारा नामित किए गए लोग कितने बैठते हैं, 2 लोग बैठते हैं। नामित व्यक्ति कितने बैठते हैं, 2। और ना अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार, अर्थशास्त्री कितने बैठते हैं, 10। अगर आप भी चाहेंगे तो आरबीआई में जाके बैठ सकते हैं, आप भी चाहें तो आरबीआई में जाके बैठ सकते हैं। लेकिन आप क्या होने चाहिए, बढ़िया अर्थशास्त्री। बढ़िया अर्थशास्त्री अगर चाहेंगे आपको भी आरबीआई और सरकार मिलकर अर्थशास्त्रियों में नामित कर देगा और आप जाके आरबीआई में बैठ के देश को सुधारिएगा, देश को बदलिएगा। तो भेज दीजिए, देश में से बेहतरीन 10 अर्थशास्त्रियों को भेज दिया जाएगा। देश में से 10 बेहतरीन अर्थशास्त्रियों को भेज दिया जाएगा। करते हैं तो इतने ही लोग होंगे। कर्मचारी लोग को आरबीआई जो होता है इसका लेखा वर्ष जो चालू होता है आरबीआई का वो 1 जुलाई से चालू होता है। आरबीआई अपना हैप्पी न्यू ईयर का मनाता है 1 जुलाई से, और ये अपना हिसाब किताब को क्लोज करता है 30 जून। ठीक है, देखिए हम लोग अपना साल मानते हैं 1 जनवरी से और हिसाब किताब क्लोज कर देते हैं 31 जनवरी।
हम लोग अपना हिसाब किताब ऐसे कर लिया, लेकिन हिसाब किताब करता है 1 जुलाई को। टैक्स डिपार्टमेंट काउंट करती है 1 अप्रैल से। तो बताइए टैक्स डिपार्टमेंट कितने अप्रैल से? 1 अप्रैल से। टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल से काउंट करेगी। आरबीआई पूरे बोर्ड में डिसीजन लेने वाले 21 लोग हैं। 21 में देखिए क्या सरकार द्वारा अर्थशास्त्री 10, सरकार द्वारा नामित लोग 2, 10 2 12 और आरबीआई के रीजनल गवर्नर 4, डिप्टी गवर्नर 4 और एक मेन गवर्नर 1। समझ में आ गया? बैंक का बैंक, आरबीआई क्या है? बैंक का बैंक है। समझिए आपका कोई बैंक है, समझ। और यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई है, आरबीआई है। चलो ध्यान से देखते हैं इधर। एसबीआई होगा, अगर इस बैंक को पैसा घट जाए तो कहाँ पे जाएगा? आरबीआई के पास। अगर इस बैंक के पास ज्यादा पैसा हो गया तो ये कहाँ रखेगा अपना पैसा? जैसे हमारे पास अगर पैसा घटता है तो हम बैंक से लेते हैं, हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो बैंक से जाके हम पैसा जमा कर देते हैं। तो अगर इसे अपना एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो ले जाके जमा करेगा आरबीआई को, और अगर घट गया तो मांग के लाएगा आरबीआई से, मांग के लाएगा आरबीआई से। अगर संबंधित आंकड़े जारी करने का काम आरबीआई करता है, देश में अर्थव्यवस्था संबंधित आंकड़े जारी करने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आरबीआई आंकड़े जारी करता है, किसी को दिक्कत नहीं है। आंकड़े विदेशी मुद्रा, विदेशी विदेशी मुद्रा कौन जारी करता है? विदेशी मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई। विदेशी मुद्रा अगर लेके आएंगे तो आरबीआई के पास ही पावर है उसे चेंज करने का। हालांकि आरबीआई आप लीजिएगा, लोकल आदमी जाएगा वो पैसा और अल्टीमेटली आरबीआई के पास जाके चेंज करेगा। अगर आप डॉलर लेके आए हैं, विदेशी मुद्रा लेके आए हैं, तो अल्टीमेटली उसको चेंज करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। लेकिन आरबीआई डायरेक्ट आपके टच में तो रहता नहीं है, नोट पर सिग्नेचर भी किसका रहता है? आरबीआई का ही रहेगा। आरबीआई का कहेंगे लोन कंट्रोल, लोन कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल। लोन को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल। लोन को क्या कहेंगे? क्रेडिट कंट्रोल कहेंगे। तो इतने काम है। अगर आप उससे कहिएगा सबसे जरूरी क्या चीज काम है, तो लोन आरबीआई के जितने भी काम है उसमें 2 सबसे प्रमुख काम है। एक काम है जिसका साख कंट्रोल, साख नियंत्रण। देश में ज्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए वरना देश में महंगाई बढ़ जाएगी। और दूसरा होता है नोट छापना, प्रिंट करना। तो क्या करना? प्रिंट करना। आरबीआई के जितने भी काम है ये 2 काम बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब इसमें एक एक करके समझते हैं कि कैसे गरीबों के पास ज्यादा पैसा जाए। देखिए बाबू, गरीबी जो 1935 किया जाता है आरबीआई के। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के अंदाज शक्तिकांत दास स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख, वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। लाख शेयर थे, 5 लाख लोग। कितने? 100 रुपए के शेयर प्राइस बनाएंगे, शेयर बनाएंगे तो 100 रुपए का शेयर लेते हैं। अगर तो आरबीआई के पास कितने कैपिटल हो गए? 5 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल हो गया। आरबीआई के पास 5 करोड़ रुपए का 5 लाख लोग। हम किसी को नहीं जानते हैं, सब हमारा, सब हमारा। कर दिया गया राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो बताइए आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। कितने लोग पैसा लगाए थे? 5 लाख शेयर लगाए गए थे, 5 लाख हिस्सेदार थे, शेयर होल्डर थे, अर्थात पार्टनर थे। 5 लाख कितना रुपए का लगाया गया था? 100 रुपए का लगाया गया था। 5 लाख लोगों ने पैसा लगाया, 5 लाख शेयर होल्डर ने पैसा लगाया। शेयर होल्डर का मतलब था हिस्सेदार। तो एक साथ आता है किसी को 5 लाख। उस समय सोचिए 1935 में 5 करोड़, 1935 में 5 करोड़। अभी के समय का हिसाब कितना रुपया मिला गया था सबके द्वारा? 100 रुपया। कितने रुपये मिला गया? सब लोग 100 रुपया पकड़ो, निकलो यहाँ से, बैंक मेरा। सब लोग 100 रुपया पकड़ो, निकलो यहाँ पे। राष्ट्रीयकरण कर देना, राष्ट्रीयकरण कर देना। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में, राष्ट्रीयकरण 1935 में 5 लाख शेयर होल्डर 100 रुपया मिला के 5 लाख शेयर होल्डर यानी हिस्सेदार 5 लाख लोग, हिस्सेदार जो थे 5 लाख शेयर होल्डर मिलकर 100 रुपया मिला के 5 करोड़ रुपया कैपिटल बनाते हैं। आरबीआई अच्छे से चल जाती है, परफेक्ट काम करती है। 11 साल हो जाते, लगभग 15 साल हो गए। देखिए 1935 में स्थापना और 1949, 15 साल बाद सरकार का 100 रुपया निकल यहाँ से, राष्ट्रीयकरण हो जाता है और सरकार के अंदर में आ जाता है आरबीआई। तो स्थापना ये राष्ट्रीयकरण 1949, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 लिखा वर्ष यानी साल की शुरुआत आरबीआई के हिसाब से 1 जुलाई को होती है। 1 जुलाई को आरबीआई के बारे में हम आपको कल पढ़ा दिए थे कि आरबीआई के पास 4 रीजनल डायरेक्टर हैं, रीजनल जोन है। एक दिल्ली है, एक कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है। चेन्नई है और मुंबई है। और इसी मुंबई शहर में थोड़ी दूरी पर यहाँ पर इसका हेड ऑफिस भी आरबीआई का, हेडक्वार्टर भी है आरबीआई, हेडक्वार्टर भी है। टोटल आरबीआई को कंट्रोल कितने लोग मिलकर करते हैं? 21 लोगों की टीम है जो कंट्रोल करते हैं। 21 लोगों की टीम है जो क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। एक आदमी रीजनल क्वार्टर से एक आदमी। तो हेडक्वार्टर में बैठ गए कितने? 1 + 4 = 5। रीजनल जगहों पर बैठ गए 4। सरकार द्वारा नामित हो गए 2। अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हो गए 10। हो गए कितने? है ना, क्या नाम है ये होते हैं हेडक्वार्टर में ही। बाकी इसमें टोटल कंट्रोलर 21, कोड 21। अब हम देखते हैं आगे आ गया लोगों के फ्लो में, पैसे लोगों के फ्री फ्लो में आ गया तो वो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और इससे महंगाई बढ़ने लगी। कैसे महंगाई बढ़ेगा? मौद्रिक नीति, मॉनेटरियल पॉलिसी, मॉनेटरियल पॉलिसी। तो बताइए ध्यान, नीति कौन बनाएगा? तो आरबीआई बनाएगी। बताइए किस चीज को कंट्रोल करता है? ब्याज की दर को कंट्रोल करता है। तो मौद्रिक नीति ब्याज दर को कंट्रोल करेगा। तो ब्याज दर जो है, जैसे ये डिसाइड आरबीआई करेगी और आरबीआई की इस नीति को मौद्रिक नीति कहेंगे। इस मौद्रिक नीति में ब्याज ज्यादा रखना है, कम रखना है या और कम रखना है, यही डिसाइड होता है। अगर ब्याज ज्यादा है, समझते जाइए, एगो एमएसएफ होता है, इसमें ब्याज दर ज्यादा होता है। एगो रेपो रेट होता है, इसमें ब्याज दर थोड़ा कम होता है। एक बैंक रेट होता है, बैंक रेट, इसमें ब्याज दर सबसे कम होता है। इसमें ब्याज दर सबसे कम होता है। तो समझिए ध्यान से, आरबीआई ना ये नहीं कहेगा कि हम ज्यादा ब्याज लेंगे। वो ज्यादा ब्याज को कहेगा कि हमारा चाहिए ज्यादा। सपोज कीजिए 7% चाहिए तो कहेगा हम एमएसएफ लेंगे। कहेगा तनी कम कर दो, 6% दो, तो कहेगा हम रेपो रेट लेंगे। कहेगा और कम करो हो, तो कहेगा हम बैंक रेट लेंगे, बैंक रेट लेंगे। तो एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब ब्याज का दर है। ये ब्याज का दर है, कितना ब्याज लेंगे ये एक रेट है। यहाँ पर आप बताइए सबसे ज्यादा महंगा लोन किस पे मिलता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ पे। और सबसे सस्ता लोन किस पे मिलता है? बैंक रेट पर। तो बताओ बबुआ, बैंक रेट हो या रेपो रेट हो या एमएसएफ हो, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब का सब क्या चीज है बाबू? ये सब का सब ब्याज दर है। ये सब का सब ब्याज दर है। जैसे हम कहते हैं ना 5% लेंगे, 10% लेंगे, 20% लेंगे। हम आप ही से पूछते हैं सबसे ज्यादा महंगा लोन कौन सा होगा? सबसे महंगा इसमें कौन सा होगा? बताइए फटाफट। एक था आपका, कौन खाता? बताइए। चालू खाता, चालू खाता, चालू खाते में कितनी थी? अब हम इतना डिटेल नहीं बताएंगे इसमें। एक था दृश्य मद, विजुअल आइटम,
यहाँ पूंजीगत खाता में क्या था बाबू, आपको बताते हैं ऐड लोन वगैरह आ जाते हैं। इसमें बताइए 10% कम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, 10% से ज्यादा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई संस्था इन्वॉल्वमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये बताइए 10% से क्या है कम है, हम ना लिखेंगे अब। और अर्थव्यवस्था में अगर धीमा धीमा वृद्धि है तो टेक ऑफ, क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में एक समान वृद्धि टेक ऑफ, अर्थव्यवस्था में अचानक वृद्धि बूम, अचानक से किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाना क्या होता है, डंप कहलाता है। क्या कहलाएगा, डंप। आयात पे लगाएगा शुल्क, टैरिफ। देखिए जमीन और इसी कोयला को जलाएंगे फैक्ट्री में, बॉयलर के लिए, होटल में जितना होटल है सब कोयला पे चल रहा है। अब देखिए जितना होटल किसे चला बिना विद्युत, आज देश की कल्पना कर सकते हैं 24 घंटे के लिए अगर ब्लैकआउट हो जाए, पूरी बिजली सप्लाई बंद हो जाए तो देश तबाह हो जाएगा। अगर खाद्य बंद हो जाए, यूरिया पोटास डीडीटी कीटनाशक नहीं लगेगा जी। आप बस सीमेंट बंद करके देखिए करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। गैस है कि नहीं है, खाने बनाना दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जहां आयरन बनता है ना वहीं स्टील बनता है, आयरन एंड स्टील। लोहा में बस कार्बन मिला दीजिए ऑटोमेटिक आ जाता है स्टील। आयरन एंड आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य मतलब होता है ये टूट फूट भी जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू खुद इसके अंदर है, जैसे सोना है, चांदी है, धातु की मुद्राएं हैं, इसका टूट फूट से कोई फर्क नहीं पड़ती। चीज होती है इस पर किसी ना किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का क्या होता है, कंट्रोल होता है। सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, का साइन होता है किसी ना किसी, जैसे इस पे साइन हो जाता है इसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या कहेंगे, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। बताइए लीगल टेंडर मतलब लीगल माने विधि कानून, विधि, टेंडर मतलब अपना ना ग्राह, ग्राह मुद्रा, विधि ग्राह मुद्रा, जैसे उस पे साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, विधि ग्राह मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मतलब उस गवर्नमेंट का जहां तक क्षेत्र है वहां तक इस करेंसी को मानना अनिवार्य है, अगर आप मानने से इनकार कर दिया तो अपराधी हो गए। जैसे आरबीआई अगर साइन करके दिया है सबका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड प्लास्टिक वाला दे दिया नहीं, कौन सी मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा। ये मत समझिए आप लोग के पास अभी क्या होगा, पिताजी के पास हो सकता है क्रेडिट हो, आप लोग के पास आप में से किसी का पर्सनल क्रेडिट कार्ड है, उनके अपने नाम पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो क्या है माध्यम है। अब उन मुद्राओं को अलग से पड़ता है, कागजी मुद्रा ही मेन चलता है, सबसे ज्यादा क्या चलता है कागजी। अब हार्ड करेंसी, अभी क्या होती है वैल्यू, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या रहेगी ज्यादा, लेकिन मात्रा, मात्रा कम। अब ये महंगी हो जाती है, क्या जाती है, महंगी, महंगी हो जाती है। मुद्रा कैसी होती है, महंगी, इसलिए इस मुद्रा को लोग महंगी मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महंगी मुद्रा। आपके मेरे दोनों चीज को अलग अलग लिखा हुआ है, महंगी डॉलर, पाउंड, ये जितने महंगी मुद्रा है सब क्या है, दुर्लभ मुद्रा है, जो भी महंगी मुद्रा बोलो। सॉफ्ट करेंसी क्या रहती है, सॉफ्ट करेंसी, इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू कम। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या रहेगी, कम। मात्रा, मात्रा ज्यादा। कैसी रहती है, सस्ती, कैसी रहेगी, सस्ती। जैसे यहाँ पे डॉलर हो गया महंगी मुद्रा में, अब यहाँ पे नेपाली रुपया, वेनेजुएला, पाकिस्तान की मुद्रा, ये सब कैसी मुद्रा है, गर्म मुद्रा, अंग्रेजी में हॉट मनी। ये थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे तो बस यही पूछेगा हॉट मनी, इसमें तो कभी ना पूछने वाला। हॉट मनी क्या होता है, नेशनल यूज होगा, याद रखिएगा हॉट मनी नेशनल लेवल पे यूज नहीं होता। क्या होगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मनी। ये केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, किस लिए, प्रॉफिट। और प्रॉफिट एकदम कम समय में, शॉर्ट टर्म में, कैसे कम में, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। ये कोई मुद्रा नहीं, यही मुद्रा है, समझिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है या कुछ भी हो रही है, तो वहां महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो वहां की रिजर्व बैंक होगी यूक्रेन रूस की, वो कहेगी कि ब्याज दर हम महंगा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्याज दर महंगा कर देते हैं। तो बताइए जब ब्याज दर महंगा कर देंगे तो बैंकों को प्रॉफिट होगा कि नहीं, ब्याज महंगा होगा तो बैंक को प्रॉफिट होगा। तो जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, वो पैसा कहां इन्वेस्ट कर देगा, रूस के बैंक में। किस बैंक में, रूस के, क्योंकि बैंकिंग को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिस वक्त ब्याज दर कम होगा वो पैसा निकाल लेगा। पैसा क्या करेगा, निकाल। वो देखा कि भारत में टाटा कंपनी ने जहाज का ऑर्डर दिया 400, कितना, 400। इसका मतलब टाटा कंपनी का शेयर भागेगा, टाटा में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सीधे लेके किसमें इन्वेस्ट कर देगा, टाटा में। अब टाटा में इन्वेस्ट करेगा तो पैसा किसमें लगेगा, रुपया में, किसमें लगेगा, रुपया में लेके चलेगा। समझ आ रहा है। तो जब व्यापारी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाता है तो उसे कहते हैं हॉट मनी। कौन मनी, हॉट मनी। ये वहीं लगाया जाता है जहां संभावनाएं ज्यादा रहती, जहां संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 6 महीने लगाया, देखा यहां से अच्छा प्रॉफिट आया तो जितना निकल के लेके चल गया, निकल के लेके चला गया। जैसे इन्वेस्ट, जिस मनी में जिस पैसा में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ गया, किसी को दिक्कत। जापान, पता चला जापान कुछ नया टेक्नोलॉजी लाने वाला, क्या इन्वेस्ट करती है, जापानी येन में। पता चला अमेरिका कर रहा है यूरो, अमेरिकन डॉलर में। किसी भी चीज में अगर पैसा कमाने के लिए किया गया है तो क्या है, हॉट मनी। सबसे ज्यादा गतिशील मनी, हॉट मनी। सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, हॉट मनी, हॉट मनी। समझ गया। चलिए बाकी मुद्रा, मेटल मनी पढ़ा दिए थे, इसको थूर कुछ कीजिए। अगर ये मुद्रा एक कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा, इसको नोट मत कीजिएगा, दबाइए जाएगा यहाँ पे। प्लास्टिक मुद्रा, जितना भी क्रेडिट कार्ड वगैरह सब क्या है, प्लास्टिक। आपको पता है हमारे देश में कागजी मुद्रा एक्सेप्टेबल है। तो जो मुद्रा लीगल होता है उसे लीगल टेंडर कहते हैं, लीगल टेंडर मनी। जिसे लेना आपको अनिवार्य हो जाएगा उसी क्या कहेंगे, लीगल टेंडर मनी। हार्ड मनी, हार्ड मनी को क्या कहते हैं, हार्ड मनी को दुर्लभ मुद्रा। इसी को महंगी मुद्रा भी कहते हैं, दुर्लभ या महंगी मुद्रा, दुर्लभ या महंगी मुद्रा, महंगी मुद्रा। और एक तो सॉफ्ट, सुलभ या सस्ती मुद्रा। जो इजीली अवेलेबल हो जाता है वो चीज हमेशा सस्ता रहता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर सप्लाई हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, गर्म मुद्रा, गर्म मुद्रा किस लिए होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इन्वेस्टमेंट के लिए। यहां तक हम सब पढ़ा दिए थे। किसी का हॉट मुद्रा के ही रूप में आती है आज के टाइम पे, चाहे वो प्लास्टिक मुद्रा हो तो निकालने का विधि है, एटीएम से निकाले चाहे जैसे भी। दुर्लभ मुद्रा भी एक तरह का कागजी मुद्रा, जैसे डॉलर एक कागजी मुद्रा है और डॉलर को मिलना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए महंगी है, वो दोनों हो जाता है। नेपाली मुद्रा भी कागजी मुद्रा है, लेकिन नेपाली मुद्रा आराम से मिल जाएगी इसलिए वो सस्ती रहती है। अगर डॉलर येन पाउंड देखेंगे तो इसमें बहुत तेजी से विकास हो जाता है, अतः वही क्या है, हॉट मनी है। तो ये मेनली मुद्रा आज के समय में कौन यूज होती है, कागजी मुद्रा। क्या होती है, कागजी। एक्सचेंज रेट, NEER, समझ गया। क्वेश्चन नहीं है तो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, सी पे लिखा रहता है एक्सचेंज रेट, NEER, समझ गया। क्वेश्चन में किसका संबंध बैंकिंग सेक्टर से नहीं है तो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, सी पे लिखा रहता है NEER। CRR देता है ऑप्शन ए पे, SLR देता है रेपो रेट देता है डी पे, और NEER देता है सी पे। और देखिए इसको भी और पढ़ा जाएंगे कैसे, हिंदी में लिख रहता है NEER। ये तो पढ़ने नहीं जाता है, हम लोग तो ढाप के पढ़ते थे। अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्टेड मनी,
रेस्ट्रिक्टेड करेंसी या प्रतिबंधित, नॉर्थ कोरिया की, अच्छा नॉर्थ कोरिया की गलती क्या है, अमेरिका से लग रहा है करेंसी, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी पढ़ा दिए हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, बताइए अब यूपीआई भेजने की जरूरत पड़ेगी, अब चाहे तो सीधे नोट भेज सकते हैं कि नहीं, लेकिन चलेगा सीबीडीसी, सक्सेस नहीं होगा क्योंकि यूपीआई में दिक्कत क्या, हम तो 2 रुपए भेज सकते। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम है जो एग्जैक्ट नोट को ही ट्रांसफर करता है। 500 का नोट भेजना 503 रुपया नहीं जाएगा सीबीडीसी से, कैसे जाएगा, क्रिप्टो करेंसी, अरे तो बिना मतलब का क्रिप्टो करेंसी, और भी है कि नहीं है, लीरा है, पेट्रो है, क्या है पेट्रो, ये एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, आप कैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, वैसे ये करेंसी क्या होता है, इंस्टॉल हो जाता है। इसमें बैंक कितने मुद्राओं में, हाँ इसमें रुपया है, इसे जारी करता है आईएमएफ, कौन जारी करेगा, आईएमएफ, इसे कहा जाता है स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, विशेष आहरण अनुपात, एसडीआर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने मुद्राओं में, कौन जारी करेगा, आईएमएफ। एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट, ये आप कोई अकेली मुद्रा नहीं है बल्कि ये क्या है, करेंसी बास्केट, बास्केट माने अटैची डोलची। एसडीआर कितने मुद्राओं का बास्केट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने किस मुद्रा में, एसडीआर में, आप सीधे आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एसडीआर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसमें करेंगे, एसडीआर। भारत ने अमेरिका से कहा कि डॉलर में दे दे, कहा कि ना अमेरिका प्रतिबंध लगाया, कहा पाउंड में दे दे, कहा कि ना यूरोप वाला ब्रिटेन का किया प्रतिबंध लगाया, यूरो में दे दे, कहा कि ना वही प्रतिबंध लगाया, जापान का येन में दे दे, कहा तो चाइना का युआन में दे दे, कहा कि चाइना का पैसा हमारा ढेर बचल है, हमारा चाइना से व्यापार बहुत होता है, खुद अपना इतना पैसा ला दिया, कहा जाता है, क्या कहता है, कि सोना जैसे पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, ये सोना पानी तो कागजी मुद्रा है, लेकिन ये पांचों मुद्राएं पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं, समझ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डिवैल्यूएशन का मतलब है किसी चीज की वैल्यू गिरा देना, किसी चीज की वैल्यू गिरा, उसे क्या कहेंगे, डिवैल्यूएशन। आज अगर आप देखिएगा $1 जो है हमारा 80 रुपया मिलकर $1 बनता है, हमारा 80 रुपया मिलकर क्या बनता है, 80 रुपया मिलकर $1 बन रहा है। सोचिए हम कितने कमजोर हैं कि 80 आदमी मिलकर एक आदमी की बराबरी कर रहा है। चल से आयातक को फायदा या निर्यातक को फायदा, निर्यातक को फायदा। ये बताइए दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक चाइना है, दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक चाइना, वो अपना मुद्रा का डिवैल्यूएशन करके रखा है, पूरी दुनिया को चाइना का सामान सस्ता लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन चाइना में कितनी मुद्राएं हैं, कौन जारी करता है, आईएमएफ, कौन जारी करेगा, चीन का रेमबेनली है, जापान का युआन है, पाउंड है, यूरोप का पाउंड है, यूरो है, डॉलर अमेरिका का डॉलर है, समझ गया, डॉलर में यूएस डॉलर, यूएसडी बोलते हैं उसे, यूएसडी, यूएस डॉलर। रुपया है नहीं, एसडीआर में रुपया नहीं है, एसडीआर में रुपया नहीं है, समझ गया। अब आरबीआई नोट छापती है सरकार और आरबीआई डिसाइड करते हैं कि अगर प्रचलन में काला धन बहुत बढ़ गया है या नकली नोट बहुत बढ़ गए हैं, तो नोट बहुत बढ़ गए हैं, तो इस कंडीशन में नोट ही चेंज कर देना चाहिए। इस घटना को हम विमुद्रीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, नोटें बंद कर देगा, उसकी जगह कोई दूसरा लाएगा या उसे लीगल टेंडर एक्सेप्ट करना होता है, उसी को लीगल टेंडर कहते हैं। अगर लीगल टेंडर नहीं रहेगा तो कोई उस नोट को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये काला धन की स्थिति में किया जाता है विमुद्रीकरण। 1946 में हुआ था पहला विमुद्रीकरण, कब 1946, उसमें 10,000 के भी नोट हुआ करते थे 1946 में 1978 में किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 2016 में किया, 2016 में, फिर नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया, 2023 में 2000 के नोट किया, 2023 में हुआ कि नहीं जी। यहाँ पे M1 क्या नाम है, M1 जो होता है, ये इसमें क्या आता है, लोगों का धन, लोगों का धन, धन मतलब कैश, लोगों का कैश, धन में घर द्वार जमीन नहीं ले लीजिएगा, मनी की, बैंक की मांग जमा, मांग जमा पढ़ा दिए हैं, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, इसमें सेविंग अकाउंट भी आता है, करंट अकाउंट भी आता है, बताइए क्या फिक्स डिपॉजिट आएगा, वो तो सावधि जमा है, मांग जमा थोड़ी है, फिक्स डिपॉजिट में एटीएम दे देगा आपको, फिक्स कहां हो गया, तो घर का देंगे आप लोग, जहां कटेगा। तो लोगों बैंक की मांग जमा अर्थात सेविंग प्लस करेंट प्लस आरबीआई का धन, आरबीआई का धन, इसे क्या कहते हैं, M1, क्या कहेंगे, M1। अब इसमें तो पूरा पैसा ही चला गया पब्लिक का, पब्लिक आप अपने पूजा पाठ कीजिए, अब फिर जब भगवान प्रकट होकर जो होता है, ये जो होता है M1 प्लस, अभी सोचिए भगवान से M2 मांगने लगे प्लस पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर की, डाकघर की मांग जमा, डाकघर में जो सेविंग अकाउंट होता है ना, उसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट मांग जमा, मेनली डाकघर में लोग सेविंग अकाउंट करते हैं, करंट अकाउंट कौन डाकघर में खोलने जाएगा, डाकघर होता है सेविंग। M1 बड़ा कि M2, हाँ M2 बड़ा, M1 प्लस M2 ना, कुल पैसा नहीं लोग चाहिए, बैंक का फिक्स डिपॉजिट, बैंक का फिक्स डिपॉजिट, बैंक का फिक्स। अब आप बताएंगे M2 और M3 लगभग एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी M1 है, इसमें भी M1। अब आपको ये अपने आइडिया लगाना है कि बैंकों के पास सेविंग अकाउंट में, पोस्ट डाकघर के पास सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा या बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट, बैंक के पास एक से ज्यादा ही, समझा कितने गया, ज्यादा पैसा इसके पास, हाँ उसमें कौन आ गया, डाकघर, और डाकघर आरबीआई के कंट्रोल के बाहर है। जब डाकघर पे नहीं करेगी तो केवल M1 पे करेगी, तो इसमें आया क्यों, जब तुमको केवल M1 पे करना तो रहो ना M1 पे, इसमें झांका क्यों, डाकघर पे कोई पावर नहीं है, तो आरबीआई M2 पे क्यों पावर दिखाएगा, क्योंकि M2 में M1 है और डाकघर है, इस पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस पे क्यों आया, सीधे कहां जाओ, आप बताइए आरबीआई किसे कंट्रोल करती है, M1 M2 या M3, हाँ M3, क्योंकि M3 में M1 है और जो फिक्स डिपॉजिट बचा था वो M3 में आ गया, किसमें आ गया, M3 में, समझ में आ गया। तो आरबीआई 100% कंट्रोल M1 M2 M3 किसको, हाँ M2 को इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें डाकघर है, और M1 को इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें फिक्स डिपॉजिट बचा था, सीधे क्या लाएंगे M3। तो जो भी आरबीआई मौद्रिक नीतियां लाती हैं वो पूरी तरह से M1 M2 M3 किस पे लागू होता है, M3 पर। M1 पे भी कर सकते हैं लेकिन बच जाएगा कौन, FD। तो फिर क्यों ऐसा करेंगे, यहाँ पर समझ में नहीं आ गया, कम है पैसा भले जाते हैं लेकिन तुरंत नहीं निकल पाएगा, M1 का तुरंत धक्का देंगे, डाकघर वाला लटका देगा, फॉर्म भरिए, केवाईसी कीजिए, यहाँ मोहर मारिए, तो से निकाल सकते हैं आप अपनी फिक्स डिपॉजिट निकालिए, तो दौड़ा देगा आपको एक हफ्ता। एसबीआई रह गया ना लंच के बाद, तो बताइए सबसे ज्यादा तरलता M1, तरलता मैंने कितना जल्दी कैश कर सकते हैं, M1 की तरलता ज्यादा। मौद्रिक नीतियां M3, मौद्रिक नीतियां M3 किस पे लागू नहीं होगी, M2 पे लागू नहीं, लागू तो M2 M3 M1 M3 दोनों पे होती है, लेकिन एक शब्द में बोलिएगा तो अब देख लेते हैं M4, क्या देखते हैं M4 प्लस डाक घर की कुल जमा,
कुल जमा। इसमें ना सेविंग भी होता है, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। इसमें क्या होता है, आपका डिमांड डिपॉजिट भी होता है कि नहीं होता है, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, आदि। जितना कुल जमा डाकघर की इसमें ला देंगे तो कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है। M4 भी कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है, लेकिन M4 में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है। में सबसे ज्यादा पैसा इसमें सब आ गया, सबसे ज्यादा पैसा क्या देखिए M3 आने की वजह से। M4 को ध्यान से देखिए, सब लिख लो, लिख लो पहले, लिख लो फिर बताओ, क्योंकि आरबीआई M3 तक हस्तक्षेप कर सकती है, डाकघर वाले करेगी नहीं, तो इसको M4 में लाने की जरूरत है। तुम M3 पर हो, तुम्हारा टोटल M1 है, यानी टोटल M1 है, और बचा हुआ फिक्स डिपॉजिट वो दे दिए। जहां जहां डाकघर आएगा वहां आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करे, यानी आरबीआई केवल और केवल हस्तक्षेप M1 और M3 में कर सकता है। जब M3 में ऑलरेडी M1 है तो बार बार हम दो चीज क्या बोले, सीधे क्या बोलेंगे, हां M3 यानी आरबीआई का कंट्रोल बेसिकली बैंकों पे होता है। तो यहां डाकघर है, यहां भी डाकघर है, तो आरबीआई का कंट्रोल क्यों दीजिएगा। M4 सबसे ज्यादा तरलता, सबसे कम पैसा M1, इसलिए इसे हम नैरो मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, नैरो मनी। सबसे ज्यादा पैसा M4, इसलिए उसे ब्रॉड मनी कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्रॉड मनी। कौन मनी, ब्रॉड मनी। समझ गया। M1 M2, अरे इमरजेंसी में M1 ने काम आएगा जी, इमरजेंसी में M1 काम आता है। समझ गया। नैरो मनी M1, ब्रॉड मनी M4। समझ गया। M1 से M4 की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरलता घटेगा। तरलता मतलब कैश फ्लो। व्यक्ति अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, तो फ्लो ऑफ मनी में क्या प्रभाव पड़ेगा, होगा कैश में। तो पैसा किसमें आ गया, M1 में। M1 नहीं तो आ गया, लेकिन अगर वो पैसा निकाल के डाकघर में जमा कर देता तो M1 क्या होता है, कम। डाकघर में जमा करता तो M1 कम हो जाता कि नहीं। लेकिन अगर M1 अकाउंट से निकाल के कैश में कर लिया तो फ्लो ऑफ मनी में कोई प्रभाव पड़ा, क्यों, M1 का पैसा M1 में ही रह गया। M1 का पैसा हम इस जेब से निकाल के अपने इस जेब में पैसा रख ले, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन कैश निकाल के फिक्स डिपॉजिट कर दे तो M1 कम होगा और M3 बढ़ गया। लेकिन ओवरऑल देश में ही रहेगा, लेकिन फ्लो की बात करें M1 M2 M3 में। समझा कि नहीं गया। अर्थात फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी मतलब पूरा हो जाने पर मैच्योरिटी के बाद धनराशि को प्राप्त करता है, धनराशि को प्राप्त करता है, तो फ्लो ऑफ मनी में किसकी वृद्धि होगी, हाँ। तो फिक्स डिपॉजिट तो तोड़ा यहां से M3 से, तो M3 घट जाएगा। अब वो पैसा उसे कहां मिलेगा, अकाउंट, उसके अपने अकाउंट में। अब उसका मन अकाउंट से निकाल के क्या करा ले, कैश। लेकिन M1 बढ़ जाएगा, अकाउंट में तो वो बढ़ा, कैश लिया तो भी बढ़ नहीं बढ़ा। सबसे कम तरलता M4, ब्रॉड मनी नैरो मनी M1, कैश पैसा आरबीआई की मौद्रिक नीति M3, हाँ M3। समझ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि नैरो मनी ब्रॉड मनी तरलता, मौद्रिक नीति तरलता सबसे ज्यादा, सर्वाधिक तरलता M1 से कम, M2 से कम, सबसे कम तरलता M4, सबसे कम तरलता M4। समझ गया। यदि फिक्स डिपॉजिट अपनी मैच्योरिटी पूरी करती है तो M3 घट जाएगा और कहां चला जाएगा, M1। और अगर कोई ऑनलाइन से पैसा कैश करा लेता है तो अर्थव्यवस्था में मनी के प्रभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा अल्टीमेट M1 में ही रहेगा। M1 हाँ M3 पे काम करेगा। और ब्रॉड मनी M4, नैरो मनी M1। ये बताइए, अगर हम ये कहें कि जैसे जैसे हम M1 से किधर की ओर बढ़ेंगे, M4 की ओर, तरलता घटेगी, हाँ तरलता क्या होगी, घटेगी। तो दिख रहा तरलता घटता है। अब सबसे कम M3, सबसे कम। समझ गया। क्वेश्चन दोनों का जो होती है कैश पैसे की होती है, किसकी होती है, इससे ज्यादा तरलता किसी की नहीं होती। सबसे ज्यादा तरलता कैश के बाद आप मेंटलिटी समझिए। अगर किसी आदमी को कहिएगा 5,000 रुपया ऑनलाइन के बाद आता है गोल्ड, इसका गोल्ड की भी तरलता बहुत ज्यादा, फटाक से उसे कैश ले सकते हैं। यदि अकाउंट से पैसे को कैश कराया जाए, कैश में परिवर्तन कराया जाए, या कैश है, यदि अकाउंट से पैसे कैश कराया जाए या कैश में परिवर्तन कराया जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, M1 में ही रहेगा। एक और नोट करेगा, M1 में, एक और नोट करके लिखिए। यदि फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रैकेट में FD, दूसरा नोट में लिखिएगा, यदि फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रैकेट में FD मैच्योरिटी होने के बाद निकाला जाए, मैच्योरिटी निकाल देख लो। देखो अंग्रेजी में कोई डिपॉजिट को मैच्योरिटी पूरा होने पर निकाला जाए तो पैसा M3 से निकलकर M1 में चला जाता है, M3 से निकलकर M1 में चला जाता है, तरलता में वृद्धि हो जाती और तरलता में वृद्धि हो जाती जरूरी होता है। तो नियोजन के लिए सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया ने 1934 में एक प्लान दिया था, प्लान फॉर इंडियन इकोनॉमी। 1934 में किसने दिया, विश्वेश्वरैया। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ काम ऐसा करें कि राष्ट्रीय आय को क्या कर सके, दोगुना कर सके, राष्ट्रीय आय को दोगुना कर। तो सबसे पहले किसने दिया, विश्वेश्वरैया। उसके बाद कब दिया था उन्होंने, 1938। अब यहाँ पर अभी देश तो अभी गुलाम चल रहा है, और यहाँ पर त्रिपुरी सम्मेलन, हरिपुरा कांग्रेस का सम्मेलन होता है। तो हरिपुरा सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने ना एक अपना प्लान दिया, जिसे कांग्रेस प्लान कहा जाता है। उसने भी आर्थिक नियोजन के लिए अपना प्लान दिया था। उसके बाद बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात कही थी। आप समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सब चीजें चल रही थी। कोई गांधीवादी राष्ट्रीय आय को क्या कहा था, दोगुना करने की बात कही थी। विश्वेश्वरैया ने कब बोला, कांग्रेस ने 1900, इसे कांग्रेस प्लान भी कहा जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, और 8 उद्योगपतियों ने कब बोला, हाँ 44 से 45 के बीच में उन्होंने कहा, उद्योगपतियों ने। ऐसे गांधीवादी योजना आई, लेकिन ये सब चीजें जो थी उतना कारगर नहीं हुई। तो भारत से एक आदमी गए रूस में उन्होंने देखा कि इस योजना पर क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन, क्या नाम है, योजना आयोग। उसी का काम है कि अगले 5 साल तक हम लोग को क्या क्या चीजें अचीव कर लेनी है, वही डिसाइड करेगा यहाँ पर। तो उन्होंने रूस से क्या उठाया, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। और भारत में स्टार्ट होती है योजना आयोग। योजना आयोग भारत में कहां से लाया गया, रूस से। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कहा जाता है, USSR को। और यही 1991 में टूट गया और इसका नाम हो गया रसिया। उस समय क्या था, हाँ USSR, क्या था, USSR। समझा। अब बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई,
15 मार्च 1950 क्या बनाया जाता है? योजना आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीएम को। क्या इसकी चर्चा संविधान में है? कहां से संविधान में होगी? क्योंकि संविधान लागू होने के बाद इसको लाया गया। इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। इसके अध्ययन बनने के बाद आया था, इसलिए इसे संविधानोत्तर निकाय कहा जाता है। क्या कहते हैं? संविधानोत्तर निकाय कहते हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। ऐसे बनते के साथ योजना नहीं बनाएगा, पहले तो अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, कौन योजना बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। और इस योजना को लीड जिसने किया था, हेराल्ड डोवर ने किया था। हेराल्ड डोवर, अतः इसे हेराल्ड डोवर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेराल्ड डोवर मॉडल कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया? कृषि पे। हेराल्ड डोवर मॉडल पे सबसे ज्यादा ध्यान कृषि पर। लेकिन हो गया बवाल। क्या हो गया बवाल? कि जब केवल ऐसा थोड़ी कि पंचवर्षीय योजना में खाली कहा गया होगा हेराल्ड डोवर मॉडल में खेती करिएगा, खाली खेती ऐसे हो जाएगा। विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कब बनाया गया? 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। और इसमें कहा गया कि जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। और पंचवर्षीय योजना जो है वो बनाएगी योजना आयोग, और बनाकर कहां भेजेगी? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग कराएगी कि मेरे राज्य के लिए ये जरूरी है, मेरे राज्य के लिए ये वाली प्रायोरिटी रहेगी, और उसके बाद ही जाके योजना आयोग पारित होगा। पंचवर्षीय क्या चीज है? मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य कृषि। देखो 2015 की योजना आयोग को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके जगह क्या दिया गया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या बनाया गया? नीति आयोग। अरे वैसे ही है जैसे योजना आयोग, वैसे क्या है? ताकि सिंचाई व्यवस्था अच्छे रहने के लिए नहरों का निर्माण किया जाए। तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में कई नहर निर्माण किए गए, जिसमें सबसे प्रमुख था भाखड़ा नांगल डैम। क्या बनाया गया? बताइए किस योजना में भाखड़ा नांगल डैम को बनाया गया? बंगाल में खेती के लिए, झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना किसके लिए? प्रथम परियोजना योजना, उड़ीसा के लिए हीराकुंड। अब बात बताइए, आपकी खेती दो ही तरह से हो सकती है। अगर भाखड़ा नांगल डैम झारखंड और बंगाल के लिए दामोदर घाटी परियोजना, और उड़ीसा के लिए हीराकुंड। हम बिहार वाले छूट गए। नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई, जिससे कि बंगाल में बाढ़ रुक गया। बंगाल में क्या हो गया? बाढ़ रुक गया। कृषि क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस योजना में दिया गया? हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना। समझा कि नहीं गया? में अच्छे उत्पादन के कारण योजना क्या रही? सफल। क्या शुरुआत में योजना सफल थी? नहीं। यह योजना सबसे चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसी के समय क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन योजना। कब से कब तक बाबू? 56 से 61। इसमें इसे बनाया गया पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। इसमें कहा गया भारी उद्योग। किसे? भारी उद्योग। सरकार अपने अंडर में रख लिया भारी उद्योग को। भारी उद्योग में एक साथ हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हजारों उद्योग किसमें लगाया गया? और खेती पे जोर दिया गया। भारी उद्योग के लिए सब कौन सी योजना जानी जाती है? स्टील प्लांट किस योजना में लगाया गया? हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब नागपुर में, उड़ीसा के राउरकेला में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, क्या लगाया गया? स्टील कारखाना। बताइए, बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा राउरकेला, छत्तीसगढ़ भिलाई। जहाँ भी लगना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पैसा खत्म हो गया। पंचवर्षीय योजना में नहीं है, क्योंकि धन खत्म होने के कारण किसमें लगा था? तीसरी में। किसे? तीसरी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इतना विदेशों से कर्जा लिया गया, इतनी टेक्नोलॉजी ले गई कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में पैसे खत्म हो गया, इसलिए इसे आंशिक रूप से विफल माना जाता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे सफल माना जाता है, क्योंकि हम लोग स्टील, लोहा, इस सब के मामले में क्या हो गया? आत्मनिर्भर। क्योंकि घरों में ना बिना लोहा हुआ काम नहीं है, किचन में सारा विदेश से लाना पड़ा टेक्नोलॉजी, अब विदेश से लाना गया पैसा। आज झारखंड में लगाने के लिए पैसे खत्म हो गया, तो नेहरू जी ने कहा कि ये झारखंड बिहार हो। इस झारखंड का जो बोकारो स्टील प्लांट है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं है। शामिल किया गया, और उद्योग को भी, कृषि और प्लस उद्योग। मुख्य ध्यान दिया गया स्थिरता पर। किस पर? स्थिरता पर। स्थिरता, अर्थव्यवस्था में स्थिरता है, लोगों को रोजगार भी मिले और भूखमरी भी न रहे। किसी एक चीज पर ध्यान सिंगल नहीं कर सकते यहाँ पर, तो स्थिरता पर पूरा क्या किया गया? ध्यान दिया गया। कौन सी थी? तीसरी। शुरू होता है 61 में। अब 62 में चाइना हमला कर देता है हम लोग के ऊपर, और बहुत बुरी तरह भारत को हराता है। और इस हार के पीछे कारण थे कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री, और ब्रिजमोहन कौल, जो नेहरू के बड़े करीबी थे, सेना को उस समय वही देख रहे थे। तीसरी। 62 में किससे युद्ध हो गया? साइनो इंडिया वॉर। साइनो चाइनीज को साइनो कहा जाता है। अब इसके बाद ना चाइना ने कहा कि जैसे हम हमला करेंगे, उसने पाकिस्तान को कहा कि तुम भी हमला कर देना। जैसे हम गया पाकिस्तान, इंडो पाक युद्ध कब हुआ? 1965। इसमें दिक्कत, इंडो पाक युद्ध 1965। ये युद्ध का भी कोई नतीजा नहीं हुआ। हालांकि ये युद्ध देखेंगे तो पड़ गया था, क्योंकि हम लोग के ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, हमारा ज्यादा खर्च हुआ था, और हमने ज्यादा जमीन भी कब्जा किया था। लेकिन ताशकंद समझौते के कारण हमें वो सारा एरिया वापस करना पड़ा। तो इतना लड़ भर के कब्जा किया, फिर वापस करना पड़ा, तो क्या हो गया? अल्टीमेटली लॉस ही लग गया। तो भारत को ये वाला बड़ा भुगतना पड़ा। तब तक भारत में मौसम चौपट हो गया। 1965 में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? दौरान भी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। समझा कि नहीं गया? साथ ही चला था। 65 से 66 कंटिन्यू सूखा पड़ गया था। अब अनाज खत्म है यहाँ पे भारत में, उसमें क्या कर दिया था? युद्ध कर दिया। कम झेले हैं हम लोग, बहुत झेल के। योजना, अवकाश, प्लान हॉलीडे, अवकाश, इसे क्या कहा गया? प्लान हॉलीडे कहा गया। 1966 से 69, 3 साल का क्या रखा गया? प्लान हॉलीडे। लेकिन इसी प्लान हॉलीडे में हम लोग छुट्टी नहीं मना रहे थे, हम लोग कर रहे थे हरित क्रांति। क्या कर रहे थे? हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में, या प्लान हॉलीडे के दौरान चल रही थी। क्या चीज? ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या चीज? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। क्या चला था? हो रहेगा ना, हरित रिवोल्यूशन। क्या चला था? ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ध्यान से समझिए। लिए नॉर्मन बोरलॉग, बट वो अमेरिका में जाके सेटल हो गया, तो उनके पास नागरिकता कहाँ? अमेरिका की। जन्म लेने सब क्या करिए? नागरिकता होने। तो नॉर्मन बोरलॉग ने देखा कि खेती जो है ना, वो तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जनसंख्या जब बढ़ती है तो उनको बसाने के लिए खेती वाली जमीन को नष्ट करना होता है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने देखा कि जो फसलें हैं उसमें क्या है कि उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जमीन तो हम बढ़ा नहीं सकते, जो पेड़ पौधों की नस्ल है, इस नस्ल को ही चेंज कर दे, जिससे कि इसमें उत्पादन जो हो वो ज्यादा हो और क्वालिटी भी बेहतर हो। जैसे आप अपने यहाँ गुलाब का पौधा लगाइएगा, 5 गुलाब निकलेगा, वो छिद्रा के जरूरत हो जाएगा, नहीं वो कहाँ कहते हैं? अमेरिका के।
फसलों को क्या किया, उन्नत वैरायटी लाया। क्या लाया, उन्नत वैरायटी। उन्नत वैरायटी से फायदा क्या, पैदावार बढ़ गया। पहले गेहूं में 2 को 3 को बाली निकलता था, 5 को निकलने लगा, एकदम जबरदस्त निकलने लगा। तो उन्होंने क्या किया, वैरायटी को क्या किया, उन्नत कर दिया। ऐसी वैरायटी लाई जिसमें पैदावार ज्यादा लगे, फसल नाटुर हो। भारत में एमएस स्वामीनाथन ने किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के शामली को इसका केंद्र बनाया। और इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया पंजाब, क्योंकि पंजाब के किसानों के पास जमीन बहुत ज्यादा है। जमीन का साइज क्या है, बड़ा है। हमारे यहाँ के किसान के परिवार चलाने के लिए ऐसा नहीं होता है यहाँ, समझ, क्योंकि वहाँ खेत का साइज बड़ा था। गेहूं के पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जबकि धान के पैदावार में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली। दलहन क्योंकि ज्यादा समय लेता था, तो हरित क्रांति में कहा ही गया था कि कुछ करो, पैदावार बढ़ना चाहिए। तो किसानों ने कहा कि दाल जो रहेगा 8 महीना रहेगा, हम दाल बोबे ना करेंगे, 4 महीना दूर है गेहूं चावल। इसलिए तो दलहन की दिया गया हरित क्रांति विलियम गार्ड द्वारा। बाकी इन लोगों ने क्या कहा था कि भैया हम तो हरित क्रांति जो ला रहे हैं उसमें मुख्य उद्देश्य है हाई यील्ड वैरायटी का यूज करना। हाई यील्ड वैरायटी का यूज करना, हाई यील्ड, यील्ड मतलब होता है पैदावार, वैरायटी HYB, इसी का उपयोग करना था। किसमें, हरित क्रांति में। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, भारत में एस स्वामीनाथन नामकरण किया विलियम गार्ड। देखिए नामकरण कभी जैसे आप लोग भाई चीजों को लाया गया, क्या लाया गया। प्रथम हरित क्रांति में क्या लाया गया, हाई यील्ड वैरायटी। द्वितीय हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब करेला को वैज्ञानिक शब्द से लंबा कर दिया, मूली को गुलाबी रंग की वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी। और अति पंचवर्षीय योजना 1969, कहां तक, 1974। अब देखिए ध्यान से, ये चौपट हो गया, ये क्या हो गया, चौपट हो गया। चौपट कैसे हुआ, भीषण तबाही हो गया उड़ीसा में। बाढ़ और चक्रवात इतना भयानक आया कि पूरी दुनिया कवर कर रही थी हम लोग को। जैसे जापान में आता है कैसे, भीषण तबाही आया। तो उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने इसरो को कहा कि भाई देखिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसरो ने लगातार वहां से सैटेलाइट छोड़ा और अब हम लोग किसी भी सुनामी को, किसी भी चक्रवात वगैरह को कई किलोमीटर पहले भाग लेते हैं कि ये आने वाला है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में 1971, याद कीजिए, इसी के बीच में आएगा 1971, किससे युद्ध हो गया, बांग्लादेश। तो इसके चौपट होने के 2 रीजन, पहला रीजन बोलिए उड़ीसा का क्या चीज, चक्रवात, और दूसरा 1971 का वार, बांग्लादेश के साथ वार होने से पहले भारत में लगभग 20 लाख शरणार्थी चले आए। 20 लाख शरणार्थी चले भागा से बांग्लादेश की नसबंदी ऑपरेशन कर दे रहा था। 30 साल बाद, आजादी के 30 साल, 47 में आजादी मिली, 47 से 57, 57 से 67 से 77, लगभग 30 साल बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार हटी थी और सरकार में आए थे मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कहा कि क्या हो रहा है, पंचवर्षीय योजना नहीं रहेगी, हमारे हिसाब से योजना बनाओ, हर साल की योजना बनाओ, रोलिंग प्लान। और जब हाल देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया। क्या हो गई 1974 से 59 से योजना का बोले 66 से, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से आएगी, 74, 1978। ये 5 साल चल भी नहीं गया, क्योंकि इसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। जैसे 75 में उन्होंने इमरजेंसी लाया, उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरने का कौन है, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने कहा कि पंचवर्षीय योजना को खत्म करो। पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, कितने साल की थी, 4 साल। सोचिए ना, पांचवें को 5 साल नहीं रहने दिया। तो मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया, खत्म किया, कहा कि हर साल योजना बनेगी, रोलिंग करना है। क्या करना है, रोलिंग कर, हर साल योजना बनकर रोलिंग होगा। देश में चुनाव हुआ तो जनता ने उन्हीं को रोल कर दिया। 61 से 66 योजना अवकाश, 1966 से 69 योजना अवकाश। चौथी बोलिए, 69 से 74, 69 से 74। हरित क्रांति तीसरा, सफेद क्रांति चौथा, श्वेत क्रांति चौथा में। इसके तहत उन्होंने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया उन्होंने, जिससे कि दूध उत्पादन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। और गायों की नस्लें सुधारी गई। भारतीय गायों की नस्लें बीमार कम पड़ती हैं लेकिन दूध भी कम देती है। बीमार कम पड़ेगी लेकिन दूध क्या देगी, कम दे। गाय अगर आपका 10 लीटर से कम दूध दे रही है, हो गया 78, खत्म हो गया 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4 साल का था। इसमें बहुत जरूरी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी हटाओ। क्या नाम गया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया, जिसके तहत कहा गया गरीबी हटाओ। और इसी में कहा गया बैंकों के लिए RRB, रीजनल रूरल बैंक, 1975। बैंकिंग को पहले पढ़ा दिया आप लोगों को। और गरीबी को परिभाषित किया गया 7वीं कार्यक्रम, 5 साल से पहले खत्म हो गया। 5वीं RRB की स्थापना, 5वीं याद रहेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कृषि पे जोर, सबसे ज्यादा विफल योजना 78 से 80। कौन सी योजना, रोलिंग प्लान। कितने साल के लिए, हर एक साल पे रोल करता है, इसलिए रोलिंग प्लान। 66 में 66 से 69 योजना अवकाश। किसी को दिक्कत नहीं ना। 1980 से 50। बताइए छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण था। चलिए एक तो मान लिया कि आधुनिकीकरण। कैलोरी सिस्टम 2400 और 2100 कैलोरी सिस्टम आया किसमें, छठी में। आधुनिकीकरण छठी में। गरीबी निवारण, गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण छठी में। यहाँ पर कैलोरी सिस्टम, आधुनिकीकरण छठी में, कैलोरी छठी में, गरीबी निवारण 7वीं जगह 1985 से 90। गरीबी को परिभाषित, देखिए यहाँ गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण। अब तब हुआ कि गरीबी है क्या भाई, तो गरीबी को परिभाषित। और बताइए था ना इसी में उदारीकरण, केवल एलपीजी पा दिया, एलपीजी पा दिया कि नहीं। एलपीजी आया था 91 में, लेकिन इसी योजना के बाद में, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना जब खत्म हो रही थी तभी क्या आया था, हरित क्रांति। क्या था, किसी को कोई दिक्कत से कब तक, 90 से 92। पैसा था हम लोग के पास, तो पहला योजना होगा 92 होगा, तो 92 ही पढ़ लो। अब इसके बाद योजना एकदम सही हो गया। 3 जगह योजना गड़बड़ा है, पहली पंचवर्षीय, तीसरी में, पांचवी में तो 1 साल पहले खत्म कर दिया, फिर दूसरा रोलिंग प्लान लगा दिया, फिर ठीक ठाक चल रहा था 6वीं 7वीं, अब फिर क्या कर दिया, योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश। अब सब एकदम क्या हो जाएगा सिस्टमेटिक। 8वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा को समर्पित, 1992 से 97। अब एकदम सब सिस्टमेटिक है। 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से
7 से 2012 और 2012 से 2017 सबसे अच्छा तो मोदी जी काम किए। योजना आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग क्या कर रहा है बुझा ही नहीं रहा है। किसे कहा जाता है? मार्शल को। किसे कहेंगे? मार्शल। माइक्रो इकोनॉमी किसे कहेंगे? मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल लॉ, बस ऐसे याद रखिए। माइक्रो इकोनॉमी मार्शल, और इकोनॉमी के जनक एडम स्मिथ। और माइक्रो इकोनॉमी ऑनलाइन वाला इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी। इसमें बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजना चालू होगी, भारी उद्योग आएंगे सब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इसका प्रभाव देश पर दूरगामी पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमी जानता, जैसे सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमी में अभी जैसे किसी चीज माइक्रो इकोनॉमी के जनक किसे कहेंगे? मार्शल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांग। कौन वाला? डिमांड, सामान को खरीदने वाला। खोपड़िया में जब मांग निकालते हैं लोग, वाला मांग नहीं, ये होता है डिमांड। और जो खोपड़िया है व्युत्क्रमानुपाती फलन होता है किसका? प्राइस का। डिमांड, डिमांड को हिंदी में क्या कहेंगे? मांग। ये हो गया मूल्य। क्या हो गया? मूल्य। मूल्य बीच में याद है इसको। फलन का मतलब होता है फंक्शन। ये जो है इस पे डिपेंड है, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं है। समझ नहीं क्या? वही वाला होता है, दोनों एक बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि मांग जो है मूल्य का फलन है। फंक्शन मतलब डिपेंड करना, उसी के हिसाब से काम करना। या हम ये कह सकते हैं कि मांग जो है मूल्य का उल्टा फलन है। कैसा फलन है? उल्टा। अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो लोग उसकी मांग को कम करेंगे, ज्यादा मांग नहीं करेंगे। आप खुद से सोच के देखिए, महंगी चीज खरीदते हैं? नहीं खरीदते आप महंगी चीज, क्योंकि उसका प्राइस क्या है? ज्यादा। तो मांग जो है वह मूल्य का सीधा फलन नहीं है, बल्कि व्युत्क्रमानुपाती फलन है। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। तो इसे दो तरह से कह सकते हैं कि मूल्य जो है वो मांग का व्युत्क्रमानुपाती फलन है, या इसको एक और कह सकते हैं कि मांग जो है वो मूल्य का ऋणात्मक ह्रास है। कैसा ह्रास है? ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। बात वही है, उसको कहने के अलग जनसंख्या, इनकम कितना है, आय, लोगों के पास कितना इनकम है। जैसे कोई नोकिया मोबाइल खरीदना चाहेगा, उसका डिमांड कर गया। आजकल एकदम घसकों का मोबाइल बनाने से यही सब ज्यादा बिक रहे हैं सब। आगे पे भी डिपेंड करता है। डिमांड किस पर डिपेंड करेगा? टेक्नोलॉजी पे भी। मौसम पे डिपेंड करेगा। हाँ बताइए, गर्मी के दिन में कोई कंबल का डिमांड करता है? हाँ, ठंडी के दिन में ऐसी कौन डिसाइड करेगा? हाँ, ऑफर क्या था? ऑफर देखिएगा ना, फ्लिपकार्ट अमेजॉन कभी कभी ऑफर देगा। कई टाइप के होते हैं, प्राइस डिस्काउंट होता है और एक क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। बाय वन गेट वन फ्री। समझ में नहीं? बाय वन गेट वन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार। ये भी बहुत होता है यहाँ पे। बार 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 एक ही चीज को दिखाते 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 हो गया वहीं पे। छोटा बच्चा सबके लिए देखेगा सेल। जैसे लोग आईफोन खरीदते हैं इस गलतफहमी में कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन गलतफहमी लोग खरीदते बिल्कुल सही है, बट हर स्थान का फैशन अलग होता है। जैसे साउथ इंडिया में धोती, सॉरी लुंगी, साउथ इंडिया में लुंगी, तो वो स्थान किसमें चला जाएगा? फैशन में चला जाएगा, क्योंकि उस एरिया का वही। फिर से बता दें कौन सा? अच्छा की पूर्ति के लिए जो मांग की जगह स्वतंत्र मांग। जैसे भूख लगा तो खाना खा लीजिए, कौन सा हो गया? स्वतंत्र मांग। जरूरत है तो कपड़ा खरीद लीजिए, क्या हो गया? स्वतंत्र मांग। स्वतंत्र मांग। सिंगम्स के साथ अगर कोई दूसरा चीज आ जाएगा तो उसे क्या होगा? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग। कौन सा मांग? व्युत्पन्न मांग। जैसे मोबाइल के साथ कवर, मोबाइल के साथ कवर, समझ गया? सिम नहीं, मोबाइल के साथ कवर। कार खरीदिएगा तो उसे एसेसरीज, कार के साथ एसेसरीज। कार जब आप खरीदिएगा, गाड़ी खरीदिएगा 50-60 हजार का तो उसमें सामान लगा। आगे बढ़े, आप पढ़ने रेस या खाना बनाना पड़ गया, व्युत्पन्न मांग। समझ गया? तो जब किसी एक मांग के कारण कोई दूसरा आ जाए तो क्या होता है? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग हमेशा पहले वाली वस्तु को और बेहतर बनाने के लिए होता है। किस लिए? और बेहतर बनाने के लिए। जैसे अगर किसी का ब्याह करना है तो वो स्वतंत्र मांग है, तो बेहतर करने के लिए व्युत्पन्न मांग। क्या चीज? तो गहना जेवर लगेगा, सजाने में लगेगा, कपड़ा, व्युत्पन्न। लेकिन चार्जर संयुक्त मांग किसी चीज को स्मूथ बनाने के लिए नहीं आता है, बल्कि उसे कंप्लीट करने के लिए आता है। और व्युत्पन्न मांग बेहतर बनाने के लिए, क्या करने के लिए? बेहतर बनाने के लिए होता है। समझा कि नहीं? जैसे ब्याह करना है तो स्वतंत्र, दुल्हन का गाना व्युत्पन्न, क्योंकि दुल्हन का ठीक ठाक सजा देता है यहाँ पे, वहां पे, और नहीं तो नहीं सजाएगा समाज में भी लोग। संयुक्त गाना जेवर नहीं रहेगा चलेगा, गाना जेवर नहीं रहेगा चले, दुल्हन नहीं रहेगा चलो। मोबाइल और चार्जर, मोबाइल और कवर व्युत्पन्न, मोबाइल और टेम्पर ग्लास, मोबाइल और सिम कार्ड, संयुक्त मांग। व्युत्पन्न नहीं है, संयुक्त है। ये बताओ, उन इच्छा को हम क्या कहते हैं? मांग। केवल इच्छा रहेगी तो मांग नहीं होगी। जैसे लड़का लोग, आप लोग को ब्याह करना है, ये आपका इच्छा है, लेकिन ये प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं है। जैसे नौकरी लग जाएगा वो इच्छा हो जाएगी प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा समझा कि नहीं? यहाँ पे तो मांग हो गया डिमांड, ये तो स्वतंत्र मांग हो गया। यहाँ पर आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। मांग के बाद हम आपको क्या बताया था? दूसरा मांग, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग ये हमारी वस्तु को और बेहतर बनाने के लिए होता है, वस्तु को और बेहतर। व्युत्पन्न, जैसे कोई सूट बूट पहन लिया यहाँ पर, दूसरे के बिना क्या है? अधूरा है। ज्वाइंट डिमांड, एक दूसरे के बिना क्या होता है? अधूरा। कार और पेट्रोल, मोबाइल और सिम कार्ड, टीचर और स्टूडेंट। छेद मांग, अंग्रेजी में कहेंगे क्रॉस डिमांड। क्या कहेंगे? क्रॉस डिमांड। देखिए, हम ये तीनों कल हम आपको पढ़ा दिए। क्या इन तीनों में किसी प्रकार का आपको दिक्कत है? कभी भी बाजार में समरूप वस्तु रहेगी। क्या रहेगी? समरूप। सम मतलब बराबर, रूप मतलब मिलता जुलता। जब कभी भी बराबर मिलता जुलता वस्तु रहेगा तो हम लोग कभी इस वस्तु पे तो कभी उस वस्तु पे शिफ्ट होंगे। ऐसे मांग को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद मांग। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद, क्रॉस डिमांड कहेंगे। जैसे चाय और कॉफी, चाय और, समझ आएगी ना? पेप्सी और कोको कोला, पेप्सी और कोको। अगर कोको कोला बहुत महंगा हो गया तो हम लोग क्या पी लेंगे? पेप्सी, पेप्सी पी लेंगे। मैंगो फ्रूटी और माजा, दोनों का टेस्ट एक ही है, अंतर क्या? दोनों सेम ही है। होता है समरूप वस्तु। समरूप वस्तु में प्रतिच्छेद मांग जब भी उत्पन्न होगा, किसमें होगा? समरूप वस्तु में। सबसे करीबी समरूप वस्तु फेमस में चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। समझा कि नहीं? यहाँ पे तो नहीं लग पाता है। जैसे देखिए, चाय है, भारत में अमूमन लोग चाय पीना पसंद करते हैं। क्या पीते हैं? चाय। तो ज्यादातर लोग चाय पसंद करते हैं, ठीक है। और एक हो गया कॉफी। कॉफी हमारे यहाँ लोग कम पसंद करते हैं पीना अमूमन यहाँ पर, जबकि ज्यादा ठीक कॉफी होना चाहिए। बढ़ा दे और कह दे कि कल से चाय 50 रुपया कप मिलेगा। जो अभी हम लोग होटल में तो गिलास में देता है शीशा का, की बिक्री बढ़ जाएगी, जेल पेन की बिक्री बढ़। जबकि इकोनॉमिक्स कहता है कि बिक्री बढ़ाने के लिए आपको प्राइस घटाना पड़ेगा, उसका प्राइस नहीं घटा।
उसका प्राइस वैसे ही है। तो जब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सॉरी प्रतिच्छेद मान। प्रतिच्छेद मान डायरेक्ट डिमांड नहीं है, दूसरे चीज के कारण इसका क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, उसे क्या कहेंगे प्रतिच्छेद मान। किसी को दिक्कत, समरूप एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तु पर क्या कहलाती है, समरूप। समरूप वस्तु दूसरे वस्तु को स्थानांतरित कर देती है, हटा सकती है समरूप वस्तु, समझ गया। समरूप वस्तु का होना जरूरी है, नहीं तो जब बाजार पढ़ाएंगे आपको तो बाजार में एक चीज होता है मोनोपोली, बाजार में क्रिएट हो जाएगा मोनोपोली, ये क्या कहेंगे कुल लागत। ये सब चीजें से अपना मतलब नहीं है। लागत कौन सा, सीमांत लागत, अंग्रेजी में क्या कहेंगे बाबू, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, किसी वस्तु के उत्पादन में जो न्यूनतम खर्च किया जाता है ना, क्या किया जाता है, न्यूनतम खर्च, उसे क्या कहेंगे, सीमांत लागत। यदि सीमांत लागत से कम अगर हो गया ना तो किसी चीज का उत्पादन ही नहीं होगा। अगर कोई चीज एकदम मिनिमम, आगे बढ़े सीमांत समझ में आ गया। लेकिन कोई अवसर का मतलब मौका मिला है, मौका मिला है। अवसर लागत क्या चीज होता है, जब एक के बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के दूसरा बिजनेस चालू कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अवसर लागत। क्या कहेंगे, अवसर लागत। समझ में आ गया क्या चीज, क्या अवसर कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, उसमें से हम कुछ पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इतना ना काट ले कि बिजनेस खत्म हो जाए। अवसर लागत में दो चीजों का ध्यान देना होता है कि जिससे आप पैसे निकाल रहे हैं वो डूबना नहीं चाहिए, और जिसमें पैसा लगा रहे हैं वो सूखना नहीं चाहिए। समझ गया, यानी जो नया बिजनेस है उसके सीमांत लागत से ज्यादा हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस कम से कम कितना चाहिए, सीमांत मिनिमम वैल्यू क्या लगेगी, सीमांत मार्जिनल कॉस्ट। समझ गया कि नहीं गया, एक से दूसरा जिससे कि वह बिजनेस प्रभावित ना हो और एक नया उद्योग भी खड़ा हो जाए, उसी क्या कहेंगे, अवसर लागत। अच्छी चीज है या नहीं है, ये क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे किराया, किराया एक फिक्स्ड है, किराया क्या है, फिक्स्ड। जैसे इस क्लासरूम का जो रेंट है, इस क्लासरूम का जो किराया है वो फिक्स है, हम क्लास ले या क्लास न ले, चाहे एक बैच पढ़ाएंगे तो रेंट उतना ही देना होगा, और 10 बैच पढ़ाएंगे तो का स्थिर लागत ही है आपका, क्योंकि जो उत्पादन के बढ़ने से या उत्पादन के घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहेंगे, स्थिर लागत। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस के लिए स्थिर लागत का कम से कम रहना जरूरी है, कम से कम रहना जरूरी है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में क्या करेगा, स्थिर लागत बहुत बढ़ा देगा। स्थिर लागत समझ गया, किराया क्या है, स्थिर लागत। स्थिर लागत हमेशा क्या रहना चाहिए, कम। इसीलिए देखिएगा हमारा फीस सस्ता क्यों है, क्योंकि जितने कोचिंग वगैरह हैं अगर ऐसा एरिया है तो ये सब का सब परिवर्ती लागत। कौन सा लागत बाबू, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वैसा लागत जो उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, उत्पादन घटेगा तो घट जाएगा। जैसे कच्चा माल, बिजली बिल, बिजली ये सब बढ़ जाएगा। जैसे कोई समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान खुले ना खुले बेसन खरीदना पड़ेगा, बेसन पड़ता ही नहीं, समझ नहीं हो तो क्वेश्चन जब भी आएगा नहीं, 4 लागत से आएगा, किसी से नहीं आएगा। सीमांत लागत संग मिनिमम लागत क्या लगेगा, सीमा अगर सीमांत लागत से कम लगाएंगे कोई चीज चालू होगा नहीं। अवसर लागत कभी भी होता है तो दूसरी चीज को लगाने के लिए होता है, न्यू यूनिट। जब भी हम कोई नई इकाई लगाते हैं, न्यू यूनिट। देखिए यूनिट सब तब प्रयोग किया जाता है ना जब आपके पास पता नहीं है कि दुकान किस चीज का। जैसे समोसे की दुकान, तो न्यू दुकान खोला है कि रेस्टोरेंट खोला है कि होटल खोला है कि नया जमीन लिया है कि क्या किया पता नहीं है, तो सीधे क्या लिख दिया, यूनिट, इकाई। मतलब जिसमें मूल लागत, मूल लागत अंग्रेजी में कहते हैं रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट देखिए ये कॉस्ट दिखता ही नहीं है, ये क्या है, नहीं दिखता, इसे हम अदृश्य कॉस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, अदृश्य, दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है, ये या तो हम अपने शरीर से मेहनत किए होते हैं, शरीर से मेहनत किए होते हैं, या फिर अपना ब्रेन लगाए होते हैं। क्या लगाए होते हैं, ब्रेन लगाए होते हैं, उसी को क्या कहते हैं। या अगर ब्रेन भी नहीं लगाए, शरीर भी नहीं लगाए तो अपना टाइम लगाए हैं, तो इन्हीं सब को क्या कहेंगे, स्थिर लागत, सॉरी बहु लागत। जैसे अगर हम किसी सामान को 10 रुपए में खरीदेंगे और उसी को 10 रुपए में बेच देंगे तो इसमें देखिए सीमांत लागत निकल गया, अवसर लागत निकल गया, स्थिर लागत निकल गया, परिवर्ती लागत निकल गया, फिर भी इसे हम घाटा में करते हैं। रीजन क्या है कि 10 रुपए में खरीदेंगे और 10 रुपए में बेचेंगे, इस दौरान हमारा शारीरिक श्रम हुआ होगा, मानसिक तनाव हुआ होगा बेचने मानसिक रूप से, और हमारा टाइम गया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेम प्राइस पे खरीद के सेम प्राइस पे बेच देंगे तो भी आपका घाटा लगेगा, जबकि घाटा का पहला परिभाषा है कि यदि आपके सभी लागत निकल गए हैं तो आप घाटा में नहीं है। तो सेम प्राइस में खरीद के सेम प्राइस में बेचेंगे तो सभी प्रकार की लागत तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मूल लागत नहीं निकाल पाएंगे। मूल लागत नहीं निकाल तो किसमें चला जाएगा, घाटा में। मैथ में अक्सर इस टाइप के सवाल आते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तु, वैसे दो वस्तुएं जो एक दूसरे को कंप्लीट कर दे, दो वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा कर दे, अर्थात बिना एक दूसरे के दोनों वस्तुएं अधूरी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक वस्तु। क्या कहेंगे, पूरक वस्तु। एक दूसरे को पूरा करेगी तो वस्तु क्या कहलाएगी, पूरक। कंप्लीमेंट्री कार और पेट्रोल, मोबाइल और सिम का, कार और पेट्रोल समझ आ गया, इसे क्या कहेंगे, पूरक वस्तु है। कार भूत समझ आ गया, मोबाइल और सिम, पेन हो गया और कॉपी हो गया। अब इसमें समझिए मांग का नियम इसमें ना थोड़ा सा उठपटा कैसे हो जाता है कि आपने जब हम एक वस्तु की डिमांड मांग को क्या करते हैं, कम करते हैं, ऑटोमेटिक दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, दूसरे का डिमांड। सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट पूरक समरूप वस्तु। एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तु क्या कहलाएगी, समरूप वस्तु। ये एक दूसरे की वैल्यू को गिरा देते हैं, सब एक दूसरे की वैल्यू को गिरा देंगे। जितना ज्यादा पूरक वस्तु रहेगा वैल्यू उतना ही कम रहेगा, तो पूरा बात नहीं आएगा, ये वैल्यू को क्या करेगा, कम कर देगा, वैल्यू को कम करेगा। अब जैसे अगर आप चाय का डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पिए, तो आपके पास यहाँ समरूप वस्तु में 2 ऑप्शन होते हैं। जब भी पूरक वस्तु समरूप वस्तु, या तो चाय को सस्ता कर दीजिए तो लोग क्या करने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे। एक और रास्ता है, कॉफी महंगा कर दीजिए, 100 रुपया कप कॉफी, चाय, यहाँ दोनों रास्ता है आपके पास, समझ गया। एक कॉफी आता है 300 रुपया। समरूप वस्तु को अगर चाहते हैं ज्यादा बिके तो उसके समरूप का रेट बढ़ाना पड़ेगा। चाहते हैं कोका कोला धकाधक बिके तो पेप्सी को महंगा करना पड़ेगा, जबकि पूरक वस्तु चाहते हैं धकाधक बिके तो उसके पूरक वस्तु को सस्ता करना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं? पेट्रोल सस्ता होगा तो क्या बिकेगा, कार, या उल्टा सोचिए, कार बिकेगा तो पेट्रोल। भारत सरकार का देखिए सबको 15-15 लाख की जगह पे कार मिलेगा, 15-15 लाख। तो आवश्यक वस्तु पर मांग का नियम नहीं लगता, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, उस पर मांग का नियम नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं? ज्यादातर विद्युत एक आवश्यक वस्तु है, लेकिन बिजली सस्ता आवश्यक वस्तु। कौन सी वस्तु? ये सब खत्म हो गया था। 3 दाव की पूर्ति करती है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली पूर्ति करती है या नहीं करती, इस आधार पर हम वस्तुओं को कई कैटेगरी में बांटते हैं। यदि हमारी जो इतनी आवश्यकता है उसकी 100% पूर्ति कर दे तो उसे क्या कहेंगे, लग्जरियस गुड्स। क्या जी, लग्जरी। जैसे गर्मी के दिन में हम लोगों को गर्मी लग रहा होता है तो हमें आवश्यकता की पूर्ति करनी रहती है। यहाँ पे बकलिया सब बतिया नहीं, क्या कहेंगे, घटिया। घटिया से भी नीचे क्या था, गीफन। क्या कहेंगे, गीफन। इकोनॉमी में सबसे चौपट वस्तु क्या था, गीफन वस्तु। उससे अच्छा, इसे तो अच्छा होता है घटिया, इससे अच्छा विलासा को, हाँ
विलासता पूर्ण वस्तु समझना चाहिए। डिमांड क्या हो जाना चाहिए? घट जाना चाहिए। लेकिन ई बैला का डिमांड भी बढ़ जाता है। डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके साथ हमेशा अरे भैया इसका लगता है कि रेट अभी भागेगा, इसको खरीद के रख लेते हैं। तो इन 6 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु है जो मांग के नियम का पालन नहीं करती? कौन वस्तु? हाँ, गिवन वस्तु मांग के नियम का पालन नहीं करती। देखिए हर एक गिवन वस्तु, समझिए ध्यान से, हर एक गिवन वस्तु घटिया वस्तु के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन हर एक घटिया वस्तु गिवन वस्तु नहीं होगी। नहीं समझा? नहीं करेगी। और गिवन वस्तु मांग का विपरीत नियम का पालन करेगी, विपरीत जाने लगेगी। आवश्यक वस्तु कैसे मांग का नियम का पालन नहीं, और गिवन वस्तु उल्टा काम करने लगेगी। दोनों समझ आ गया? गिवन वस्तु आप लोग समझे की डिमांड बढ़ जाती है, गिवन वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। हो गया? क्या है? घटिया। लेकिन सभी घटिया वस्तु गिवन वस्तु नहीं। समझ आ गया? विलासतापूर्ण वस्तु समझ आ गया? आवश्यकता की 100% पूर्ति कर दिया कैसी वस्तु? विलासतापूर्ण। आवश्यकता का 100% पूर्ति किया तो विलासतापूर्ण, नहीं किया तो विलासतापूर्ण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं लोच, इलास्टिक या लोच, इलास्टिक या लोच। स्थिति में किसी भी चीज में अगर प्राइस कम करेंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाए। ये अभी हाँ नहीं है। E इक्वल टू 1 मतलब जितना थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएं थोड़ा सा डिमांड घट गया, थोड़ा सा सस्ता किए बिक्री बढ़ गया, थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो क्या होगा? एक। अगर लोच एक से ज्यादा अर्थात मतलब सस्ता करने पर डिमांड बढ़ जा रहा है, सस्ता करने पर डिमांड, उसे क्या कहेंगे? लोचदार। ये ज्यादा लोच है, ये कम लोच है, और ये लोच ही नहीं है। नमक किसमें आएगा? E इक्वल टू 0। महंगा कीजिए सस्ता कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया? कपड़ा E इक्वल टू 1, थोड़ा बहुत सस्ता करेंगे तो थोड़ा बहुत बिक जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लूट मच जाएगा। लेकिन विलासतापूर्ण वस्तु लूट मच जाएगा। 2017 की बात है या 18 की? 2018 बिल। तो हमें फायदा लोचदार में होता है या बेलोच में? अरे लोचदार में सस्ता हुआ टूट पड़ो, वही तो है। लोचदार कैसी होनी चाहिए? लोचदार होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉन इलास्टिक रहेगा, बेलोच रहेगा, तो हमें कोई दुकानदार जाए यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है। इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो तो हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ज्यादा है। और अगर इलास्टिसिटी दशमलव में है तो दशमलव का मतलब होता है 1 से कम, तो उसे हम कहेंगे उसकी इलास्टिसिटी नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी कम है। इलास्टिसिटी क्या है? कम। और 0 हो गया तो बेलोच। आगे बढ़े। पूरक मतलब पूरा कर देता है, आगे एक दूसरे को क्या करता है? और कार पेट्रोल। अरे भैया थोड़ा सा ज्यादा कार लोग धक्का धक खरीदेंगे, और धक्का धक खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप पे डिमांड भी जाके धक्का धक करेंगे। डिमांड धक्का धक करेंगे कि नहीं? इसमें देखिए, इसमें चाहिए सस्ता किया ना, कॉफी का डिमांड छोड़ दिया सब, तो इसमें दोनों नीचे आ रहा था या दोनों ऊपर जा रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा। अच्छा दूसरा करके देखा, हमने कार क्या करते हैं ना, प्राइस को बढ़ा देते हैं, कार की प्राइस को बढ़ा दे, कार की प्राइस बढ़ गई, कार हो गया महंगा, या फिर ना बैंक वाला कहते कि हम ईएमआई नहीं देंगे, कोई आदमी खरीदेंगे करा के, कार प्राइस बढ़ गया, कार की डिमांड, कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड तो घटेगा ही ना, कार का डिमांड है ऑटोमेटिक पेट्रोल का डिमांड हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या जाएगा डिमांड, ये क्या हो गया क्रॉस डिमांड, क्या हो गया क्रॉस। इलास्टिसिटी से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप फंसिएगा इस वाले में, इस वाले में तो कोई ना फंसेगा। एक ही वस्तु लिया था, हमने क्या लिया था, एक ही वस्तु, जैसे मान के चलिए हमने लिया यहाँ पे आटा 20 रुपया से 30 रुपया हो जाएगा, तो जो आदमी पहले 100 केजी खरीदता था अब कितना खरीदेगा 80, तो हम बस एक ही चीज को लिए थे, कितने चीज को लिए थे, एक ही। लेकिन ये क्वेश्चन में हम दो चीजों को ले रहे हैं, इसकी चीजों को घटा बढ़ा के इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें भी दो तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, एक है एक जैसी दिखने वाली समरूप, और एक है एक दूसरे को पूरा करने वाली पूरक, एक दूसरे को पूरा करने वाली पूरक। तो ये क्या होता है क्रॉस डिमांड, डिमांड, लेकिन दो को डिमांड है, दो का प्राइस है, दो को डिमांड है, दो का प्राइस है कि नहीं, जैसे कहेगा ना कार का प्राइस इतना से इतना करने पर पेट्रोल का डिमांड इतना से इतना हो गया, तो दो को आपको प्राइस मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक प्राइस पर डिमांड क्या था, दूसरे प्राइस पर डिमांड क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक ही चीज था, क्या था, एक ही चीज था, तो डी बाई पी होगा, लेकिन एक को रहेगा कि दो को, हाँ दो को रहेगा यहाँ पे, तो डी बाई पी, और एक यहाँ पे अलग से रहेगा, यहाँ पे इसके डिमांड को इसके प्राइस से निकालेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वही नहीं दिया कि हम लोग को पढ़ने पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्वैधाधिकार, कई टाइप की वजह समथिंग। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे पूर्ण को क्या कहेंगे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए वैसा बाजार पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है जिसमें जो खरीदार होता है, जिसे हम क्या कहेंगे ग्राहक, खरीदार को क्या कहेंगे ग्राहक, इसी को कहते हैं खरीदने वाला है क्रेता, इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा हो, इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो, और साथ में दुकानदार, दुकानदार यानी विक्रेता, विक्रेता इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो, यानी दोनों बहुत ज्यादा हैं सर, दोनों बहुत ज्यादा हैं सर। तो ऐसे कंडीशन को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहेंगे, क्या कहेंगे, जहां दुकानदार बहुत ज्यादा है, और जेन्युइन सी बात है दुकानदार एक ही शर्त पे ज्यादा रहेंगे क्योंकि ग्राहक ज्यादा होंगे, क्रेता विक्रेता इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो। इस बाजार में अगर कोई नया दुकान खोलना चाहता है, न्यू दुकान आराम से खोल सकता है, न्यू दुकान आराम से खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे रोक होता है या छूट होती है, हाँ जब नया, तो बताइए किसी जब दुकान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो मूल्य है वो ज्यादा रहेगा कि कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो जो ग्राहक है क्या है, ग्राहक उसको लाभ होगा या हानि, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, नहीं लाभ होगा। बाजार में दुकानदार चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए दुकानदार एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें बहुत रखते हैं, जैसे मछली खरीदने जाएगा ना तो मछली की मंडी में 20 किस्म की मछली में समरूप वस्तु ज्यादा होगी या कम, हाँ जितनी वैरायटी का आलू आपको सब्जी मंडी में मिलेगा बाकी जगह पे नहीं मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना पड़ता है। शाम के टाइम सब्जी मंडी में जाइएगा कहेगा 10 रुपए तो सब ले जाओ, नो लॉस की ये स्थिति, ये सारी लक्षण किसके हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बताइए इसमें इलास्टिसिटी होगी या नहीं होगी, प्राइस कम करेंगे धाक होगी या नहीं होगी, प्राइस कम करेंगे धाक से बिक जाएगा, इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होगी, इलास्टिसिटी एक से, इलास्टिसिटी का मतलब जैसे प्राइस कम करेगा तुरंत लोग भागेंगे, इसलिए बड़े बाजार में देखिएगा पीछे से कौन चिल्लाएगा आलू चार होने वाली है तो एक अधिकार, जिसको मन उठाए देखो दुकान खोल लिया, पूर्ण प्रतियोगिता, हाँ किसी को दुकान खोलने की अनुमति नहीं, एक आदमी दो तीन आदमी को अनुमति, अल्पाधिकार दो तीन आदमी को अनुमति, अल्पाधिकार जैसे टेलीकॉम जियो एयरटेल वीआई, अल्पाधिकार तीन को बच रहे सब, प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता
इसमें बहुत सारे दुकानदार होते हैं, कोई चलाता है, कोई नियम कानून रोक टोक नहीं होता है नई दुकान के लिए। समरूप वस्तुएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। वस्तु क्या होती है? गतिशील होती है। मांग का लोच इलास्टिक होता है। क्या होता है? इलास्टिक। दाम ऊपर नीचे होगा तो हो जाएगा। ग्राहक को क्या बचा? हम आपको बताते हैं एकाधिकार। एकाधिकार। इसमें तो ग्राहक का जान निकाल लीजिए। बेचने वाला जब एक ही हो तो क्या कहेंगे? एकाधिकार। बेचने वाला एक ही, ग्राहक को सबसे ज्यादा लॉस एकाधिकार बेचने वाले। कोरोना में रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी का दवाई 1700 रुपए का टेबलेट जो दवा था रेमडेसिविर का 40,000 में बिका था। ऐसा नहीं है कि एसबीआई में आपको कोई और रेट मिलेगा और आपको पीएनबी में कोई और रेट मिलेगा। लगभग सब में सेम मिलेगा। समझ में नहीं आ गया? लगभग किसमें मिलेगा? सब में सेम मिलेगा प्रतियोगिता। समझ में नहीं आ गया? एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार हवाई जहाज के बराबर होता है। अल्पाधिकार। कौन सा बाजार? अल्पाधिकार। देखिए अल्पाधिकार बाजार में इसमें क्या होता है कि ग्राहक को क्या कहा जाता है? क्रेता। क्रेता की संख्या क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जो दुकानदार है यानी विक्रेता है, विक्रेता ये 2 से 3 होते हैं। सब विक्रेता कितने होते हैं? 2 से 3 होते हैं। इस तरह के बाजार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं कार्टेल बाजार। कौन सा बाजार? विक्रेताओं खरीदारों की संख्या अथाह है। बैंक में खरीदारों की संख्या अथाह नहीं। आप में कई आदमी बैंक में जाते हैं भाई आप लोग, लेकिन अधिकार दोनों ओर है। अधिकार दोनों ओर है। उसे क्या कहेंगे? द्विपक्षीय एकाधिकार। जैसे जमीन की खरीद बिक्री, जमीन की खरीद बिक्री। देखिए लास्ट तक खरीदने वाला खरीदना, हम ना खरीदेंगे। अब बेचने वाला भी लास्ट तक मुकर जाता है, हम नहीं बेचेंगे। कई बार रजिस्ट्री ऑफिस से भाग जाता है सब। अभी अलग एंगेजमेंट हो गया तो कभी एंगेजमेंट के बाद लड़की वाला कैंसिल कर देता ना, आपका लड़का पूरा जी। कोई बाजार में ग्राहक को फायदा हो उसे कहते हैं क्रेता बाजार। क्या कहेंगे? क्रेता बाजार। बताइए इसमें पूर्ण प्रतियोगिता क्या हो जाएगा? क्रेता बाजार। और एकाधिकार क्या हो जाएगा? विक्रेता बाजार। जिसमें क्रेता को फायदा हो क्रेता बाजार और जिसमें विक्रेता को फायदा हो विक्रेता बाजार। अल्पाधिकार में किसको फायदा? विक्रेता को। एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता को, एकाधिकार में विक्रेता को, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता। जिस बाजार में ज्यादा फायदा क्रेता को वो बाजार क्रेता बाजार। जिस घड़ी का मामला डी बाई पी था, डेल्टा डी बाई डेल्टा पी। ये बताओ डिमांड अपॉन प्राइस। पहले एक चीज यहां समझिए ध्यान से, चलो ना क्वांटिटी भी लिख देता है तो आप लोग घबराइएगा जी क्वांटिटी से। डिमांड जब भी कीजिएगा कुछ ना कुछ मात्रा में डिमांड कीजिएगा। 1 किलो 2 किलो 4 लीटर है प्राइस, डिमांड और प्राइस। इसमें हम लोग एक रिलेशन देखते हैं ग्राफ में। जैसे कुछ हम लोग को पता है कि अगर प्राइस ऊपर नीचे कीजिएगा डिमांड भी आगे पीछे घसकेगा। जैसे लेकिन ये 10 20 30 40 50 ऐसे सपोज कीजिए 10 रुपया 20 30 40 50। अगर हम नमक की बात करें सपोज कीजिए ये डिमांड है, ठीक है? ये डिमांड है। एक घर में डेली मतलब महीने का 4 किलो नमक का खपत हो रहा है। तो किसी बड़ा परिवार है तो 8 किलो नमक का खपत हो रहा है। हम लोग जैसा आदमी है तो हम लोग 50 किलो नमक का खपत हो जाता होगा। कुछ कीजिए आप अपना देखिए, महीने में 4 किलो नमक आपके घर लगता होगा। महीने में कितना लगता होगा? नमक 10 रुपया है तभी 4 किलो, नमक 20 रुपया है तभी 30 रुपया हुआ तभी 4 किलो। यानी डिमांड के ऊपर अगर ये चीज ग्राफ मिल गया ना, ये मिल गया यहाँ पर, तो डिमांड क्या है? चेंज हो रहा है। डिमांड चेंज हो रहा है तो डिमांड में चेंजिंग कितना है? 0। जबकि प्राइस में चेंजिंग कंटिन्यू है। प्राइस में चेंजिंग कंटिन्यू है तो प्राइस क्या है? चेंजिंग हो रहा है। तो प्राइस में चेंजिंग होता है, कुछ भी प्राइस में चेंजिंग होगा। अब 0 में किसी चीज से भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो ये वाला ग्राफ किस चीज को दर्शा रहा है? इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। जब डिमांड नहीं घसकेगा तो इलास्टिसिटी क्या है? 0। इलास्टिसिटी सिर्फ कहता है कि डिमांड बढ़ना या घटना क्या लगेगा? वहां डिमांड घट रहा है, हाँ फिक्स है। डिमांड घटता बढ़ेगा नहीं तो क्या रहेगा? फिक्स होगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी डिमांड बढ़ रहा है तो यहाँ इलास्टिसिटी कितना है? अनंत। और यहाँ इलास्टिसिटी 0। इलास्टिसिटी किस चीज को दर्शाएगा? डिमांड को। किसे दर्शाएगा? डिमांड को दर्शाएगा। देखिए डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। बट प्राइस अभी देखिएगा, प्राइस और डिमांड समझ गया? तो नॉर्मल वस्तुओं का ग्राफ कर्व होता है। नॉर्मल वस्तुओं का ग्राफ कर्व होता है, समझ गया कि नहीं? और सबसे ऊपर ग्राफ कैसा होता है? इसमें डिमांड कुछ हो रहा है। डिमांड क्या है? डिमांड ये काल्पनिक ग्राफ है कि डिमांड बढ़ते जा रहा है और प्राइस उसी तरफ है। ऐसा दुनिया में कोई वस्तु नहीं है कि ना वो महंगा हो ना सस्ता, लोग लाइन लगा के उसको खरीदते रह लो। ऐसे बोला डिमांड क्या है? 0। डिमांड में चेंजिंग 0। इलास्टिसिटी क्या है? क्या है? अनंत। क्या है? अनंत। समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पे 0 क्योंकि डिमांड क्या हो गया? घसक गया। एक ही जगह क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसमें देखिए डिमांड भागते जा रहा है, भागते तीर लगा है, अनंत तक भागेगा। तो अगर डिमांड ग्राफ ऐसे तो इलास्टिसिटी ऊपर है तो इलास्टिसिटी 0। जबकि होना कैसा चाहिए? कर्व। होना कैसा चाहिए? कर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक चीज और ध्यान से समझिए, कर्व ना करके अगर हम बीच से एक रेखा खींच दें, बीच से रेखा, तो जब भी कभी किसी ग्राफ में कोई रेखा बीचों बीच से जा रही है तो ध्यान से देखिएगा जितना वो डिमांड की ओर झुकी हुई है उतना ही वो प्राइस की ओर झुकी हुई है। क्योंकि 45 डिग्री ग्राफ बनाइए तो जितना चेंजिंग डिमांड में देखने को मिलेगा उतना ही चेंजिंग प्राइस में देखने को मिलेगा। तो दुनिया का कोई सवाल बताइए, अगर ग्राफ बीचों बीच से जा रहा है इसका मतलब जितना झुका उसका डिमांड की ओर है उतना ही झुका उसका प्राइस। यानी जितना मांग इधर आएगा उतना ही मांग इधर आएगा। यानी इलास्टिसिटी में जितना चेंजिंग हम डिमांड में देखेंगे उतना ही चेंजिंग हम किसमें देखेंगे? प्राइस। मान के चलिए कि डिमांड में चेंजिंग x है तो प्राइस में भी चेंजिंग x होगा। x बटा x 1 0 कौन बोला है? वही बता, वही बराबर 1। तो अगर ग्राफ बीचों बीच में है तो इलास्टिसिटी 1। इलास्टिसिटी अब अगर ऊपर गया तो 0 और इधर गया तो अनंत, इधर गया तो अनंत। जबकि ओरिजिनल में कर्व, ओरिजिनली क्या आना चाहिए? कर्व। ओरिजिनली कर्व बराबर इफेक्ट आता हो 20 से। दुनिया में कोई सवाल बताइएगा अगर ग्राफ बीचों बीच से जा रहा है तो क्या है? इक्वल इफेक्ट डाल रहा है। कितना डाल रहा है? इक्वल इफेक्ट डाल रहा है। बताइए किसी पॉइंट पे अगर आप इस कर्व को देखिएगा कैसे, तो किसी चीज का प्राइस ऊपर भागेंगे तो डिमांड घट जाएगा और जैसे जैसे प्राइस को नीचे उतारिएगा डिमांड भागने लगेगा, डिमांड आगे भागने लगेगा। किसी चीज को सस्ता इलास्टिसिटी क्या लेगा? अनंत। हालांकि ऐसी कोई दुनिया में वस्तु है, दुनिया में अनंत इलास्टिसिटी कोई वस्तु है? मतलब बिना प्राइस सस्ता किए बढ़ेगा ऐसी? बताइए अगर कोई ग्राफ एग्जैक्ट बीचों बीच में तो e इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1, तो बीचों बीच में तो e इक्वल टू ऊपर तो सीधे तो 0। आगे बढ़े। ये क्या है? ये 1 हो गया। ये क्या हो गया? 0। अभी बात बताइए बाबू, अगर हम ये ग्राफ को यहां से ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना दे, सपोज कीजिए ग्राफ को ऐसे, तो इलास्टिसिटी जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा, अनंत से छोटा।
अब अगर हम ग्राफ को ऐसे बनाए तो इलास्टिसिटी 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाता है। तो मेनली तीन ही चीज देखना है, 0, 1, अनंत। 1 और अनंत के बीच में आएगा तो 1 से बड़ा, अनंत से छोटा, और इसके बीच में आएगा तो 1 से बड़ा, अनंत से 1 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। ग्राफ वगैरह सब बता दिया था ना। ये तो नॉर्मल इलास्टिसिटी हो गया, ये तो नॉर्मल डिमांड। आजकल क्वांटिटी लिख देता है डिमांड की जगह पे, यहाँ पे प्राइस। एक और ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे क्या रहेगा बाबू, यहाँ पे अगर हम प्राइस को ऊपर से लेके कहा रहे नीचे तो क्या बनना चाहिए, डिमांड। लेकिन अगर डिमांड एक जगह स्थिर है तो इसका मतलब वस्तु कैसी है, आवश्यक, इसका इलास्टिसिटी क्या है, 0। और वस्तु कैसी है, कैसी वस्तु है, आवश्यक वस्तु आ जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी भी वस्तु होगी क्या कि जिसको ना महंगा करे ना सस्ता करे, उसको ऐसे ही फिक्स कर दे, लेकिन लोग टूट पड़े उसे खरीदने के लिए, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है तो ये काल्पनिक परिदृश्य है। इसके लिए इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होता है, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये बताइए कि जितना प्राइस को कम करे एग्जैक्ट उतना ही डिमांड में चेंजिंग देखने को मिले, ऐसे कि जितना डिग्री वो डिमांड की ओर झुका हो उतना ही डिग्री वो प्राइस की ओर। तो इसके लिए इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, सेम जितना परसेंट इधर परिवर्तन उतना ही परसेंट इधर परिवर्तन। तो डिमांड अपॉन प्राइस जो होता है वही क्या होता है, इलास्टिसिटी। तो अगर इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो आपको पता है डी अपॉन पी होता है, डिमांड अपॉन प्राइस। अगर डिमांड में हम 100 रुपए का चेंजिंग देखते हैं तो प्राइस में भी 100, 100 बटा 100 1। तो यहाँ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो गया, 1, ई इक्वल टू 1। ये दुनिया ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, नॉर्मल ग्राफ। मान का ये नॉर्मल ग्राफ यही होता है, मतलब सामान्य वस्तु ऐसे कर्व की तरह रहेगी, यहाँ पे कर्व की तरह रहेगी। ये बताइए ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब बराबर हो गया तो ये ई इक्वल टू, ये कर्व हो गया। ये कौन सी वस्तु है, सामान्य। कौन सी वस्तु है, सामान्य वस्तु है। तो एक नॉर्मल दे दिया कि मूल्य में 2% के परिवर्तन के कारण मांग में 40% की वृद्धि देखने को मिली। तो उधर 40% का डेल्टा मतलब परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, कहते कितना जाएगा, 20, कितना जाएगा 20। तो ये डायरेक्ट दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट देवे नहीं करता है ना। यहाँ पे ये डेल्टा डी बाई डेल्टा पी हो गया। और अगर डायरेक्ट नहीं दिया है परिवर्तन तो उसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन डी, पी अपॉन डी, पी अपॉन डी। वही बतिया है डेल्टा डी बाई डेल्टा पी, तो यहाँ पे भी है। अब उसे उल्टा कर दिया, पी बाई डी, पी बाई डी। अब इसको एक बार पहले समझ जाइए, डेल्टा डी का मतलब डिमांड में हुआ चेंजिंग, डिमांड में हुआ चेंजिंग। कैसे चेंजिंग निकालते हैं डिमांड में, जैसे सपोज कीजिए कि किसी वस्तु की मांग थी 10 केजी, अब बढ़ के हो गई 12 केजी, तो डिमांड में चेंजिंग कितना हुआ, डिमांड में चेंजिंग 2 केजी का। अब प्रारंभिक डिमांड, तो यहां पर समझिए अगर किसी वस्तु की डिमांड 10 केजी से बढ़कर कितनी हो गई, कितना केजी बाबू, 12 केजी हो गई। तो 10 केजी से बढ़कर 12 केजी अगर हो जाती है किसी वस्तु की डिमांड, तो उसके डिमांड में चेंजिंग कितना हुआ, 2। और डी जो है वो प्रारंभिक डिमांड है, डी क्या है, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक डिमांड कितना हो गया, 10। प्रारंभिक दिमाग नहीं क्या हो जाता है। तो बताइए डेल्टा पी यानी प्राइस में चेंजिंग, हाँ। अब प्रारंभिक प्राइस 40, तो हम यहाँ इसको वैसे लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म इसका डेल्टा डी, डेल्टा पी डी पी। इसमें क्या है, मांग में परिवर्तन। ये किसे बता रहा है, मांग में परिवर्तन। आइए मूल्य में, अच्छा सेम टू कर दे, ये प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक मांग। आइए प्रारंभिक मूल्य, शुरुआत में सेम टू नहीं किया जाता है, सेम टू बाद में होता है। डेल्टा डी बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई डी, प्राइस 12, अब प्रारंभिक डिमांड 1000, 1000, 2 0 से 2 0 कर गया, 2 से इसको काटेंगे कितने बार में, 2 कितना हो गया, 24 बटा 12 दूनी 24 बटा 10, 2.4। इलास्टिसिटी कितना है, 2.4। क्या होता है भैया यूटिलिटी, उपयोगिता। उपयोगिता हमारी संतुष्टि को दर्शाता है, संतुष्टि, संतुष्टि को दर्शाता है। संतुष्टि को क्या करेगा, दर्शाता कितना सेटिस्फाई, किसी वस्तु के से हम कितना क्या है, सेटिस्फाई है, क्या है, सेटिस्फाई। जैसे आप कोई मोबाइल खरीद के लाए, एक कलम खरीद के लाए, ठीक है, ये हमें उपभोग की मात्रा को नहीं बल्कि उपभोग की संतुष्टि को दर्शाता है। समझा कि नहीं गया, किसी का पता चलता है, किसका पता चलता है, संतुष्टि। किसी चीज को हम बार-बार यूज घटेगी। बताइए अगर हम 1 गिलास पानी पिए तो उसकी उपयोगिता उससे संतुष्टि ज्यादा मिले, और जहां 2 गिलास पिएंगे तो संतुष्टि कम हो जाएगी, तीसरा गिलास में और कम हो जाएगा, 1 बाल्टी पिएंगे पेट भर जाएगा, उस चीज से वही क्या कहलाता है, उपयोगिता। अब किसी को आईफोन बहुत उपयोगी लगता है, हमारा सबसे बकवास लगता है, और दूसरा से, दोनों में कितने का अंतर है, हाँ 15। बस 2 उपयोगिताओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। कौन सी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। 2 उपयोगिताओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। एनी प्रॉब्लम, तुलनात्मक उपयोगिता को क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। तुलनात्मक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। समझ रहे हैं, सीमांत उपयोगिता 0 होती है, हाँ 15। बस 2 उपयोगिताओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। कौन सी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। 2 उपयोगिताओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। एनी प्रॉब्लम, तुलनात्मक उपयोगिता को क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। तुलनात्मक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। समझ रहे हैं, सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी अपने अधिकतम मान पर होती है। ध्यान से समझिएगा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता। अब आप कहिएगा अधिकतम तो यहाँ भी था, समझिए जब यहाँ 15 था तो हमें ये नहीं पता था कि इसके बाद अगर हम जिस वस्तु का उपभोग करने जा रहे हैं वो इसके तुलना में अच्छा है या खराब है। सपोज कीजिए कि इससे तुलना में और अच्छा होता है, 16 हो जाता, नहीं होता। हम यहाँ पता चला कि जितना इससे संतुष्ट है उतना ही इससे, माने इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, क्योंकि उपयोगिता की पहचान ये बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला कि क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पता लगा ये तो 16 भी हो सकता था, लेकिन जितना यहाँ उतना यहाँ, तो हमको पता चल गया कि इक्विलिब्रियम अब क्या होगा, डाउन होगा। तो बताइए सीमांत उपयोगिता जब 0 होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी। सीमांत उपयोगिता होगी तो कुल उपयोगिता अधिक। सीमांत उपयोगिता जब पॉजिटिव होगी तो कुल उपयोगिता बढ़ता हुआ दिखेगा, कुल उपयोगिता बढ़ता। असीमांत उपयोगिता जब नेगेटिव होगी तो कुल उपयोगिता घटता हुआ दिखेगा। असीमांत उपयोगिता जब 0 होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तीन कंडीशन हो सकता है। जब धनात्मक होगी तो कुल उपयोगिता बढ़े, हाँ, नेगेटिव होगी तो पहली वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता अपने कुल उपयोगिता के बराबर। जब सीमांत उपयोगिता 0 तो कुल उपयोगिता अधिकतम। सीमांत उपयोगिता धनात्मक तो कुल उपयोगिता बढ़े, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक तो कुल उपयोगिता, हाँ नहीं निकालेंगे।